हेलो पीपल, अजीत दिस साइड। सो हमने जो कल वीडियो अपलोड की थी उसमें कुछ 2020 के क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे। इस वीडियो में मैं उसके आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा। और एक बार एक काम कर लेते हैं, जो पीछे वाली वीडियोस में मैंने कुछ स्ट्रेटजी बताई है दोनों वीडियो को मिला के, थोड़ा सा उसको रिव्यू कर लेते हैं। और उसको रिव्यू करने से पहले एक बार हम ये देख लेते हैं कि ये कैसे काम, मतलब इसको यूज़ कैसे करना है और क्यों करना है। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपने को क्यों करना है ये यूज़, ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ किस लिए बता रहा हूँ। दूसरा है कि इसको कैसे करना है, और तीसरा है ये क्या है, मतलब हम क्यों इस चीज़ को पढ़ रहे हैं, क्या है ये। ठीक है, हम ये तीन चीज़ें मैं इसको बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं अपना प्रीलिम का स्कोर आपको फिर से बता देता हूँ। प्रीलिम का स्कोर मेरा जो था वो अब मैं बताऊंगा इसको क्यों बता रहा हूँ। ठीक है, जो 2016 था ना, उसमें मेरा 2016 में 126 था। आपको पता है जब आप स्टार्ट करते हो प्रिपरेशन और आपने कम पढ़ा होता है और उसमें आप फिर एलिमिनेशन टेक्निक्स, तो यार एक इनेट चीज़ है, ये आप यूज़ ही करते हो। जब आपने कम पढ़ा होता है ना सबसे ज़्यादा, तो इसको यूज़ और भी करते हो। ठीक है, और इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा कॉमन सेंस यूज़ होती है। ठीक है, जो कॉमन सेंस है वो, प्लस में बचपन से आपने जो गेन की हुई है नॉलेज वो। ठीक है, ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं, तो आप स्कोर भी कर जाते हो चीज़ों को। ठीक है, लेकिन होता क्या है, 2017 आया, 2017 में ये स्कोर गिर गया, कितना हो गया, 112 के आसपास हो गया। ठीक है, ये स्कोर गिर गया। पेपर भी अलग था, ठीक है, स्कोर गिरता है, पेपर अलग था, कट ऑफ भी गिरी है। इसमें कट ऑफ थी 116, इसके अंदर जो कट ऑफ थी वो शायद 105 के आसपास थी। फिर आया 2018, यहाँ मेरी जो प्रिपरेशन है ना वो बढ़ रही है। मैं डिफरेंट डिफरेंट बुक्स पढ़ रहा हूँ, मैं अपनी नॉलेज को गेन कर रहा हूँ। यहाँ पे बिल्कुल नाइव की तरह मैंने स्टार्ट किया, यहाँ पे और अच्छे से पढ़ा, और ये तो मेरा बेस्ट मेंस अभी तक का गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ, जिसमें मेरा 1 मार्क से रहा था। ठीक है, उसके बाद 18 आता है, 18 आता है, और उसमें क्या होता है कि पेपर कैसा भी हो, पेपर को तो हमको टैकल करना है ना। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं नॉलेज और एलिमिनेशन बेस पे चीज़ें कर रहा था। क्लियर हो रहा था जब तक ध्यान नहीं आती चीज़ों को, और आप जब क्लियर करे जा रहे हो इस चीज़ को, प्री को, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार कोई नहीं, हो जाएगा, कैसे भी प्रिपरेशन हो जाता है। ठीक है, वैसे भी पॉजिटिव थिंकिंग तो रहती है ना, हमेशा काम भी आती है। लेकिन होता क्या है कि 2018 का पेपर आता है, इसके अंदर क्या हुआ कि क्वेश्चन पेपर मैंने अटैम्प्ट किया, वो एलिमिनेशन टेक्निक की, बट उसमें कुछ फंडामेंटल चीज़ें, कुछ मिस्टेक क्या हुई, जो मैंने बताया था ना, हैश एंड ये वाला फंडा। इसमें होता क्या है कि आप ना, अगर आपने प्रिपरेशन की है ना हल्की फुल्की, तो आपको ये पता, या फिर अटैम्प्ट दिए हैं, आपको ये होगा कि आप एलिमिनेट करके ना मैक्सिमम टाइम में क्वेश्चंस में ना दो ऑप्शंस में आ जाते हो। ये जो दो ऑप्शंस है ना, इसमें से चूज़ करना होता है। तो इस पेपर में 2018 में, फिर 2019 का बताता हूँ मैं। ठीक है, 2018 में क्या हुआ, ये मेरे 19 क्वेश्चन थे, ऐसे 19 टोटल, कितने थे, 19 क्वेश्चंस, जिसमें मैंने इसको, इन दोनों में से ही आंसर था। इस चीज़ को थोड़ा सा फोकस में लाना कि इन दोनों में से ही आंसर था 19 क्वेश्चन में, इसको छोड़ दो अभी। ठीक है, मैंने क्या किया, जब मेरे पास पता चला कि इतने मेरे अटैम्प्ट हुए, तो मैंने 19 के 19 को मार्क किया। अब इस 19 में से मेरे कितने ठीक हुए, ओनली 3, और गलत कितने में, ज़्यादा गलत हो गए, कितने, 16 के आसपास। ठीक है, और उससे हुआ क्या, नेगेटिव पाई मैंने, और 95.33 पे एंड हो गया। कट ऑफ कितनी थी, 98, कितने से रहा, एक क्वेश्चन से, एक क्वेश्चन से। यहाँ मेरा कितने से रहा था, 1 मार्क से मेंस रहा था, यहाँ मेरा 1 क्वेश्चन से प्री रहा। ये जो गैप था ना 2016 के बाद से 18 के एंड तक का, फिर 19 में प्रिपरेशन करना है, उस टोटल मिला के मेरा जो ये गैप हुआ है, इसमें मेरे 1 मार्क वो और 2.66 मार्क ये, इसको मिला दो, इसने मेरे 3 ईयर्स वेस्ट किए। किस लिए, हम रिजिड हो गए थे, हमने सोचा बस यहाँ ये कर रहे हैं हम, हो जाएगा। एक और बात बताता हूँ, यहाँ पे मेरी सबसे ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ मैंने आज तक की लगाई है। मैं नॉर्मली टेस्ट सीरीज कम लगाता था, बट यहाँ पे मैंने सबसे ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ लगाई है। तो इसके बाद सोचने पे मजबूर हो जाता है इंसान कि आप जब बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर देते हो ना, जैसे आपने क्या हुआ,
आपने मेंस दिए हैं, ठीक है, आपने डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम दूसरे भी दिए हुए हैं, आपने इंटरव्यू भी क्लियर किए हुए हैं, फिर से आप बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करते हो, तो आप सोचने में मजबूर हो जाओगे ना यार। जब पढ़ते हैं फिर उसके बाद ऐसी क्या चीज़ें हैं जो जिस पे सिलेक्शन डिपेंड कर रहा है, जिस पे मेरे को सेलेक्ट ही होना है, ठीक है। इस रिजेक्शन के प्रोसेस में भी सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएं, चांसेस, इसको थोड़ा सा गौर करना, ये चांसेस बढ़ जाएं। चांसेस किस चीज़ के बढ़ जाएं? सिलेक्शन के। सिलेक्शन किस पे होगा? जो ये मैं लास्ट में कर रहा हूँ ना 19 क्वेश्चंस, इसमें जो मैं 2 में से ठीक कर रहा हूँ ना टिक, जो मैंने रिस्क लिया है, यार कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि जो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी में बढ़ा दे। मतलब मैं जिसको टिक कर रहा हूँ उसकी थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो, उसके लिए कुछ मैंने किया हो, ट्रेंड एनालिसिस किया हो, पैटर्न एनालिसिस किया हो, या फिर मैं जब मार्क कर रहा हूँ तो मैं उस क्वेश्चन की फ़िलोसफी के अकॉर्डिंग मार्क करूँ, वो किस सब्जेक्ट का है, एग्ज़ामिनर क्या चाहता है, तो ताकि कुछ ऐसा मेरे को पता चल जाए कि इसमें से मार्क मेरा वही हो। फिर आता है 2019। 2019 के अंदर क्या होता है कि जो हुआ एग्जैक्टली सेम क्या हुआ कि 2019 में मेरा लास्ट के 19 क्वेश्चन जो मेरे हैश के अंदर थे ना, जिसमें दो दो ऑप्शन मैंने किए हुए थे, इसमें मैंने क्या किया, 19 के 19 मार्क किए, और मेरा 2019 में 100 का ही अटैम्प्ट था, या 99, ऐसे 99 या 100 का था। इसका मैं एक श्योर नहीं था कि मैंने वो लगाया नहीं। एक विजयनगर एम्पायर वाला क्वेश्चन था, उसमें अगर वो लगाता तो ठीक था, मैं श्योर नहीं था, इसको लगाया नहीं मैंने। ठीक है, इसको छोड़ो। अब इसमें क्या होता है कि 19 के 19 मैंने मार्क किए। अब इस 19 में से टू माई सरप्राइज़, इस 19 में से मेरे कितने ठीक हो रहे हैं? 16 ठीक हो रहे हैं। अपोजिट हो गया, 3 गलत 16 ठीक। और मेरा जो स्कोर अगर मान लो उल्टा होता तो 100 से नीचे होता, तो यहाँ पे काफ़ी ऊपर चला गया था। मतलब सिर्फ इसी की वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ, जो लास्ट के 2 मिनट में सबकॉन्शियस माइंड ने जो हेल्प किया ना कि मैं इसको मार्क करूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने इस बार मेहनत करी है पैटर्न एनालिसिस में, और मैंने मेहनत की है और भी डायमेंशंस निकालने में यूपीएससी के उसमें, विद नॉलेज। सी, नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नॉलेज तो चाहिए ही है आपको, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इसके साथ हमेशा हो जाए ये भी सही नहीं, ये भी हमेशा सही नहीं है, ठीक है। तो हुआ क्या कि ये ठीक हुआ और मेरा कट ऑफ क्लियर हुई आराम से, ठीक है। अब क्या होता है, 2020 में मैं डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम में बिजी था, 2020 मैंने दिया। 2020 के अंदर मेरा प्रिपरेशन थोड़ी कम थी, अभी तक की सबसे कम प्रिपरेशन थी, ठीक है, क्योंकि मेरा HPSC जो था उसका, मेरा इंजीनियरिंग जो सर्विसेज एग्ज़ाम था उसका मेंस था 6 सितंबर को वो ख़त्म हुआ था। 4 अक्टूबर को, एक सेकेंड, पेन नहीं चल रहा ढंग से, वो 4 अक्टूबर को अपना क्या था, प्री था, और 6 सितंबर को मेरा मेंस खत्म होता है। इससे पहले मैं मैकेनिकल पढ़ रहा था, तो मेरे पास जो एग्जैक्टली प्रिपरेशन का टाइम था वो 20 या 19 डेज़ था। इसके अंदर आप क्या ही कर पाते हो, आप करंट अफेयर ही पढ़ोगे, थोड़ा बहुत अपनी बेसिक रिवाइज करोगे, ये वो। लेकिन इसमें मैंने क्या किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करे और करंट अफेयर वगैरह भी रिवाइज़ किया, बस इतना ही हो पाया, ना लक्ष्मीकांत रिवाइज़ कर पाया, ना स्पेक्ट्रम। फिर मैं जो अभी पेपर आपको करके दिखा रहा हूँ ना, ये इसलिए करके दिखा रहा हूँ बिकॉज आपका सिलेक्शन इस पर डिपेंड नहीं करता कि आप उस ईयर में क्या करते हो। आपने अभी तक जो स्ट्रेटजी सीखी है ना, बचपन से जो चीज़ सीखी है, आपने खुद मेहनत कितनी की है, पहले कितनी मेहनत की हुई है, और इन सब चीज़ों को एक डायरेक्शन दे, एक लॉजिकल डायरेक्शन आपने दे दी। अटेम्प्ट करने के टाइम पे क्वेश्चन को ठीक होना ही पड़ेगा। अगर क्वेश्चन ठीक नहीं करके आ रहा है ना, ये टिक जो आप कर रहे हो वो ठीक नहीं हो रहा, तो एटलीस्ट आप जो गलत कर रहे हो ना उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। हम क्या करते हैं, हम जो, देखो, आप एक पर्सन हो, आपको क्या होता है, एक किसी भी पर्सन को डाउट क्या रहती है, 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पहला, उसको पता ही नहीं है आंसर। दूसरा, उसको आंसर पता है और उसने ठीक कर दिया। तीसरा, उसको आंसर पता था लेकिन उसने कॉमन मिस्टेक कर दी, एक मतलब क्या कहते हैं उसको, ड्रास्टिक मिस्टेक कर दी, या फिर उसको क्या बोलते हैं, ब्लंडर कर दिया कि यार मैं तो ऐसे कर गया वैसे कर गया, ठीक है। और चौथा, उसको आता नहीं है पर उसने ठीक कर दिया। पांचवा, उसको आता नहीं है, उसने गलत कर दिया। सी, यहाँ पे क्या है, ये 5 ही कंडीशन है और इससे ज़्यादा क्या हो सकती है। ये वाली चीज़, उसको आता नहीं है उसने छोड़ दिया, ये तो यार अब नॉर्मल चीज़ है, ठीक है, ये भी नॉर्मल है, और ये बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से आप बाहर होते हो। ये क्या है, आपको आता था लेकिन आपने गलत कर दिया। ये क्यों हुआ, आपने लेयर्स नहीं बना रखी अपने आंसर करने में, जिसमें आप क्या कर सकते हो, कभी कभी यूपीएससी के जो उस क्वेश्चन का जो जो एग्ज़ामिनर है ना, उसके क्या बोलते हैं,
उसके जाल में फंस सकते हो, ठीक है। कभी कभी जल्दबाजी में मिस्टेक हो जाती है या कुछ भी हो जाए, आप गलत कर देते हो आता हुआ क्वेश्चन, ठीक है। ये डेंजर है, ये आपको आपकी प्रिपरेशन से एक तो आपको नेगेटिव दिलाएगा, प्लस में क्या होता है कि आपकी कट ऑफ के नीचे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। ये वाली चीज़, ठीक है, जिसमें आपको नहीं पता था बट फिर भी आपने ठीक कर दिया, ये आपको अच्छा स्कोर दिलाता है, जिसके अंदर आप क्या करते हो, फॉरेस्ट सर्विस की कट ऑफ भी क्लियर करते हो। और ये है कि भाई आपका आता नहीं था, गलत कर दिया, ये नेगेटिव दिलाता है, ठीक है। ये भी एक टेरिटरी है जिसके अंदर आपको, ये तुक्केबाजी वाली है, इसको ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। इसको डिपेंड करना है कि पेपर कैसा है, उस हिसाब से। अगर बहुत ही ज़्यादा टफ पेपर है तो इसको छोड़ो, अगर बहुत ईजी है तो इसको भी थोड़ा बहुत अटैम्प्ट करना पड़ता है, वो भी उसके अंदर भी आपको थोड़े लॉजिक लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही है ये मैंने जस्ट एक बेसिक उसका दिया कि क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, ताकि इस चीज़ को कोई ऐसा ना समझे कि रैंडमली कुछ चीज़ें चल रही है, ठीक है। और इसका यूसेज को समझो। अब मैंने एक बात की थी पिछली वीडियो में कि, और हाँ हाँ, हमने जो ये बातें की है ना पिछली 2 वीडियोज़ में, इससे आपको क्या मिलने, आगे वीडियो में बनाऊंगा उसमें क्या होगा, आपके ना वेपन्स बढ़ रहे हैं। जो वेपन्स है ना, वो आपके बढ़ रहे हैं। पहला आपका एक नॉलेज वेपन था, ठीक है, और एलिमिनेशन था जो आजकल चल रहा है। और ये एक्चुअली में आजकल नहीं चल रहा। एलिमिनेशन तो आपको हमेशा करना है लाइफ में। अगर आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो, एलिमिनेशन तो करो, क्योंकि ये क्या होता है, एलिमिनेशन एक नॉलेज का ही पार्ट है। इसको आप इंडिपेंडेंट मत समझो, ये तुक्केबाजी नहीं होती है, ये नॉलेज का ही पार्ट है। इसमें क्या होता है, एलिमिनेशन में आपको क्या नहीं आता, वो भी मतलब आपको ये पता है कि क्या सही है, और आपको ये भी पता है क्या गलत है, और यूपीएससी यही जानना चाहती है। नॉलेज में क्या होता है कि आप जनरली उस चीज़ पे जाते हो कि आपको ये पता है, तो ठीक है। यहाँ पे होता है कि आपको पता है और क्या नहीं भी हो सकता वो भी आपने एक्सप्लोर किया है, ऐसे। ये एलिमिनेशन इस चीज़ में करता है। और एलिमिनेशन का एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो कॉमन सेंस। कॉमन सेंस आपके अंदर होनी चाहिए इसको करने के लिए। चीज़ों को रखना है बिल्कुल सिंपल, कॉम्प्लेक्स नहीं करना, बिल्कुल भी बिल्कुल सिंपल। मैं जो अभी 2020 का पेपर कर रहा हूँ ना, उसमें बिल्कुल सिंपल लेमैन की टर्म में करवा रहा हूँ। एलिमिनेट कैसे करना है, कैसे सोचना है, ठीक है। उसमें किसी की हेल्प हो सकती है कि हाँ ये वाला डायमेंशन मैंने सोचा नहीं, मैं इसको अप्लाई कर सकता हूँ पेपर के अंदर। डिफरेंट डिफरेंट माइंड्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अप्लाई होंगे। मैं बस अपना एक एफर्ट दे रहा हूँ जो मैंने सीखा है इस एग्जामिनेशन से, ठीक है। अब क्या होता है, हम हमारे, हाँ, जो हमारे पास वेपन्स है ना, वेपन से आपने ये क्या किया, ये सब सीख के आपने वेपन को इंक्रीज कर दिया। 2 वेपन से आपने 5 वेपन्स कर दिए। 5 लेयर में आप एक क्वेश्चन को पढ़ोगे, टाइम कम होता है तो 3 लेयर में तो कम से कम पढ़ो। अगर वो नहीं है तो एक डायरेक्शन तो मिलेगी कैसे अटेम्प्ट करना है मिनिमाइजेशन की तरफ, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगी। फिर उसके बाद ये जो वेपन्स है ना, ये तो जो भी वीडियो देखेगा सबको मिल जाएंगे, लेकिन कहाँ पे जो डिफरेंस क्रिएट होगा वो क्या होगा, डिफरेंस वहाँ क्रिएट होगा इन वेपन्स को कैसे यूज़ करना है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तुमको खुद की प्रैक्टिस से खुद के वेपन क्रिएट करके, खुद की पैटर्न एनालिसिस करके, और इन चीज़ों को प्रैक्टिस करके आप उसको शार्प कर सकते हो। कि मैं बस आपको एक सोच, एक अलग तरीके की सोच का बता सकता हूँ। बाकी आपको प्रैक्टिस करनी है, ये पिछले पेपर्स पे करनी है। और पिछले पेपर से क्या एक्सट्रैक्ट करना है वो भी अब मैं बताने वाला हूँ। पिछले पेपर्स से करके, प्रीवियस ईयर से करके, आपको ये वेपन्स कहाँ पे अप्लाई करना है, कहाँ पे नहीं करने, कहाँ पे बचना है, वो आपको खुद देखना पड़ेगा। मैं जितना हो सकेगा ट्राई करूँगा कि कहाँ से कहाँ पे करना है। फिर ये चीज़ है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन वेपन्स को यूज़ कैसे करना, यूज़ करने का तरीका है। जैसे अगर आपके पास राइफ़ल है, इसका कोई और यूसेज है। अगर आपके पास स्नाइपर है जो आप वो करते हो तो उसका कोई और यूज़ है। तो ऐसा नहीं होता कि आप दोनों को एक साथ यूज़ कर सकते हो। काम तो इनका एक ही है बट यूसेज अलग अलग है। उस चीज़ को पहचानना है। जो मैं बता रहा हूँ इसमें आप वीडियो को पॉज करके, जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उसको पॉज करके, कुछ ऐसा उसको बार बार देख के, थोड़ा बहुत समझ में आए तो देख लेना, वरना मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना कि ये समझ में नहीं आया। मैं ट्राई करूँगा उसको क्लैरिफाई करने का, एक वीडियो अलग से क्लैरिफिकेशन की बना देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि हाँ, मैं बताता हूँ कि जो मैंने क्वेश्चन का बताया था फर्स्ट वीडियो के अंदर, बेसिक फिलोसफी ऑफ पेपर, ठीक है। मैंने एक बताया था कि मैक्सिमाइजेशन बताया था, मिनिमाइजेशन बताया था, ठीक है। जो मिनिमाइजेशन मैंने बताया है वो
क्यों बता रहा हूँ मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी का तो बोल दिया था ना कि इनमें तो मिनिमाइजेशन की तरफ जा रहा है, वो पिछले उसमें देख लो उसका लॉजिक। दूसरा क्या है, इन जनरल यूपीएससी जो है ना, जो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम है, मिनिमाइजेशन की तरफ ही आप जाओ, ये बहुत सेफ रहेगा आपके लिए। इन जनरल मिनिमाइजेशन की तरफ जाओ। और अगर मैं मैक्सिमाइजेशन की बात कर रहा हूँ, वो होगी एक्सेप्शन। मैक्सिमाइजेशन को एक्सेप्शन की तरह लो, ठीक है। मिनिमाइजेशन को इन जनरल की तरह जाओ, मैक्सिमाइजेशन को आप एक्सेप्शन की तरह लो। फॉर एग्जांपल, आप क्या करते हो, जैसे यूपीएससी एक पेपर बना रही है, ठीक है। इसने पेपर बनाया, उसमें क्या होता है, एक ऑप्शन में तो ऑल डालती है ज़्यादातर। आप एक लेमन हो, आपने कुछ नहीं पढ़ा, कम तैयारी है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप पेपर देने जा रहे हो, जिसका फर्स्ट अटैम्प्ट है, या फिर वैसे ही किसी ने बस पेपर फॉर्म भर दिया और देने चला गया। हमने कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही है ना यूनिवर्सिटी तक। तो होता क्या, आप जब पेपर देखते हो ना, जीएस का पेपर देखोगे, आपकी टेंडेंसी जनरल क्वेश्चन के अंदर क्या होती है, ऑल को टेक करने की होती है, जो आप विजन आईएएस के पेपर में भी बहुत करते होगे और उसमें मिलता भी है, ठीक है। ऑल को टिक करने की हमारी टेंडेंसी रहती है, बस इस टेंडेंसी पे कंट्रोल रखना है, क्योंकि ये है मैक्सिमाइजेशन की। और जनरल वे में जो यूपीएससी है वो मैक्सिमाइजेशन की तरफ नहीं जाता, वो मिनिमाइजेशन की तरफ जाता है। फिर मैं आपको जब पैटर्न का दिखाऊंगा, उसके अंदर बताऊंगा कि कैसे उसको यूज़ करना है मिनिमाइजेशन को, ठीक है। और मैंने बताया भी है अभी, जो पिछले पेपर क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उसमें, और अभी जो मैं इसके बाद थोड़े बचे हुए जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाला हूँ, उसमें भी थोड़ा बहुत देख लेना, साथ साथ देखते रहना कि कैसे मैं इस चीज़ को पढ़ रहा हूँ, कैसे टैकल कर रहा हूँ। ये बस एक उसके पीछे की कंसेप्ट को बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये हो गया जनरल प्रिंसिपल क्या, मिनिमाइजेशन का। अब मैक्सिमाइजेशन कहाँ पे करना है, देखो वो उसको रखना है अपने को एक, क्या कहते हैं उसको, एक्सेप्शन कैसे, अगर साइंस का क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन होता है ना, साइंस का, उसकी बेसिक फिलोसफी क्या होती है, साइंस है ना जो साइंस, इसकी बेसिक फिलोसफी क्या होती है। सी, साइंस में न्यू न्यू टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है। साइंस के अंदर कैन भी बहुत यूज़ होता है, ठीक है। जो हमारा जो जनरल माइंडसेट होता है ना, माइंडसेट, वो साइंस में बहुत अलग तरीके से सोचता है बाकी पॉलिटी और हिस्ट्री से। पॉलिटी में हम उसको, अरे यार ये भी होगा, ये भी मेंशन होगा, ये भी शायद होगा यार, हमने अगर पढ़ा है नो कॉन्फिडेंस मोशन, अगर हमने पढ़ा है तो होगा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो ये ऐसी चीज़ें पॉलिटी हिस्ट्री में, ऐसी ज्योग्राफी में हमारा मैक्सिमाइजेशन की तरफ जाता है दिमाग, वहाँ पे बचना है, वहाँ मिनिमाइजेशन करना है, वो जनरल कंसेप्ट हैं। साइंस के अंदर हमारा क्या जाता है, यार ऐसे कैसे हो गया, वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी कैसे ट्रांसफ़र होगी, जो वेल है उसके अंदर से वो कैसे कर लेगा ये, या फिर 3D प्रिंटिंग से केक ये ऐसे कैसे बन जाएगा। तो हमारा होता है कि हम मिनिमाइजेशन की तरफ जाते हैं माइंडसेट हमारा। तो हम क्या करते हैं, उसमें उसको एलिमिनेट करने की कोशिश कर जाते हैं। जबकि क्या होता है, यूपीएससी ने कुछ डाला है ना और उसमें कैन भी लगा दिया, या और वो चीज़ें वो लगा देते हैं, तो उसमें क्या होता है, आप ट्रस्ट कर सकते हो कि आज की टेक्नोलॉजी में, अगर जैसे मान लो नैनोटेक है, नैनोटेक का यार एग्रीकल्चर में यूज़ है, पता नहीं कहाँ कहाँ यूज़ है, और वहाँ कैन भी यूज़ कर दिया, तो आप ओली लगाओगे ना, ठीक है। तो वहाँ पे आप मैक्सिमाइजेशन की तरफ जा सकते हो एज एन एक्सेप्शन, ठीक है। और उसमें भी आप जब जा रहे हो ना, जब भी ऑल को टिक कर रहे हो, तो आपको सारे के सारे ऑप्शंस को ढंग से देखना है कि हाँ, इसकी कोई कुछ हट तो नहीं रहा, कि कोई सोच के क्या करता उसने ओनली लिख दिया हो ऐसे, और फिर मार्क करना है, ठीक है। और जब भी आप हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी में ऑल को मार्क करने वाले हो, तो भाई आपको पूरा पता होना चाहिए, सारे के सारे बिल्कुल एग्जैक्ट पता होना चाहिए, वरना उस क्वेश्चन को छोड़ दो, ठीक है, वरना उस क्वेश्चन को छोड़ दो। ये मेरा बेसिक इन दोनों की मैक्सिमाइजेशन एंड मिनिमाइजेशन को है बताने का था। और ये जो मैक्सिमाइजेशन है वो आपके, जब आप एक पेपर क्वेश्चन को पढ़ रहे होगे ना, ऑप्शन को पढ़ रहे होगे, ठीक है, तो आपको इसको सोल्व करने के टाइम पे एक डायरेक्शन देगा कैसे पेपर को पढ़ना है, ठीक है। वो डायरेक्शन से आपको, आपकी नॉलेज को डायरेक्शन मिल रहा है। ये जब आपकी नॉलेज को डायरेक्शन मिलता है ना, तो गलती करने के चांसेस कम रहते हैं। डायरेक्शन लेस जो नॉलेज होती है ना, वो आपको नेगेटिव दिला देगी। ये बात ध्यान रखना, नॉलेज सबके पास है आज के टाइम पे, डायरेक्शन लेस नहीं होना आपको उन 2 घंटे में, डायरेक्शन के साथ पेपर को अटैम्प्ट करना है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। फिर हम अब क्या करते हैं, और चीज़ और अब क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा सा एक और चीज़ बता देता हूँ मैं इसमें, कि
इन वीडियोस का यूज़ कैसे करना है, जब भी मैं क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ तो आप इसको पॉज करके खुद भी सोच सकते हो उस चीज़ को। अगर आपने अटैम्प्ट नहीं किया 2020 का, आप नए हो, उसको सोल्व करने की कोशिश करो कि आप क्या सोच रहे हो, फिर मेरे उसको देख लो कि मैं क्या सोच रहा हूँ। फिर अगर कुछ आपको नया डायमेंशन दिखे तो वेल एंड गुड, और आपने तो उस ऐसे करके प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, ठीक है। और आपको क्या करना है कि जो जो प्रीवियस ईयर का मैं बार बार बता रहा हूँ ना, प्रीवियस ईयर जब मैं ये क्वेश्चंस करा रहा हूँ, या फिर कुछ कुछ आपको बीच बीच में चीज़ें बता रहा हूँ, तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैं क्या क्या एक्सट्रैक्ट करना है। जब मैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहा हूँ तो कैसी नॉलेज किस एंगल से एक्सट्रैक्ट करनी है, पैटर्न मैं बताऊंगा, उससे पता चल जाएगा आपको कि पैटर्न एक्सट्रैक्ट करने हैं कि कौन सा ज़्यादातर ठीक हो रहा है। ये हेल्प करेगा आपको उन दो ऑप्शंस में से टिक करने में जहाँ पे आप बिल्कुल फंस चुके हो, नॉलेज भी बिल्कुल आपकी काम ही नहीं आ रही है, और आपको टिक ही टिक करना है उस चीज़ को। तो ये बताएगा आपको, ये लेयर लेयर है एक चीज़ की, ठीक है। और आपको क्या होता है कि इसमें आपको और क्या करना है, जब प्रीवियस ईयर कर रहे होंगे, जब प्रीवियस ईयर कर रहे होगे तो आपको थीम देखनी है। थीम बेस्ड एनालिसिस से प्रीवियस ईयर को, मतलब प्रीवियस ईयर से थीम देख के फिर पढ़ना है। जो आपकी बुक्स होंगी ना, बेसिक बुक्स, उसमें से वो टॉपिक करने हैं जो थीम से आ रहे हैं, ठीक है। आपको क्या होता है, आने हैं 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन आ रहे हैं। आप जब एक थीम बना लोगे ना, एक वीडियो थीम पे बनाऊंगा मैं, उसमें क्या होता है कि जैसे 100 क्वेश्चन है ना, तो आपको ऐसा करना है कि 100, 99, 98 ऐसे। इसमें क्या होता है, इसका क्या होता है कि जैसे थीम आपने बना ली कि आपने देखा पिछले 10 साल में हर साल एक रिवर का क्वेश्चन आ रहा है, सिर्फ एक साल नहीं आया, तो एक रिवर का क्वेश्चन आना ही आना है। तो रिवर एक थीम हो गई, थीम हो गई। तो आप जब इसको कर लोगे ना, उस टॉपिक को अच्छे से सारे एंगल से, तो आपके लिए 99 क्वेश्चन ही रह गए। फिर दूसरी थीम क्या होती है कि एक सिलेबस को ढंग से पढ़ा है ना मैंने, तो सिलेबस के अंदर उन्होंने पंचायती राज अलग से मेंशन किया हुआ है। पंचायती राज छोटा सा चैप्टर है, तो जब आप पंचायती राज को 2-3 बार अच्छे से कर लोगे, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए, सी जब आपने रिवर्स किया फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के गए। और इसके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी पता है क्या है, विजन आई के PDF पढ़ी होंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। उसमें क्या होता है कि क्वेश्चन होता है टेबुलर फॉर्म में, फिर आंसर होता है। इसको इतना जूम कर लो कि आपको सिर्फ क्वेश्चन दिखे, क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन का अरेंजमेंट देखा, अपनी जो आप पहले से या तो इन क्वेश्चन को सबको देख के आप धीरे धीरे बनाते रहोगे यार कौन से वाला पैटर्न में ज़्यादा आंसर आ रहे हैं उस ऑप्शन अरेंजमेंट से, उसको देखा। पहले ऑप्शन अरेंजमेंट को जो जैसे मैं बता रहा हूँ डायरेक्शन से किया, मिनिमाइजेशन मैक्सिमाइजेशन, फिर क्वेश्चन को पढ़ा, आंसर बोला, आंसर फिर इसको जूम करके आंसर देख लिया, आगे बढ़े। ऐसे एनालिसिस मत देखना इसकी, बहुत टाइम लग जाएगा, तो एक दिन में आप कंप्लीट कर सकते हो। और जैसे रिवर्स कर दिया, पहले टॉपिक पढ़ा फिर इसमें से देख लिया, ये टू एंड फ्रो हो गया, आप इन लाइन हो गई आपकी चीज़, ठीक है। फिर आप 99 पे आओगे। एक आपने थीम बना रखी थी कि भाई एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, कहाँ से, पंचायती राज से। आप कोई भी साल उठा के देखना पंचायती राज से आएगा, क्यों, क्योंकि स्पेशली मैंशनड है यार सिलेबस में। आपने पंचायती राज देख रहे हो, फिर आपने ये PDF उठाई, ठीक है। PDF उठाने के बाद आपको क्या करना है कि यही काम करना है कि क्वेश्चन देखा, आंसर बोला, आंसर देखा, ऐसे करके आपको मान लो 10 क्वेश्चन आए आज तक, वो होलिस्टिक वे में आपका वो ख़त्म हो गया टॉपिक। और आपको और करना है तो भाई इसके अंदर क्या होता है कि आप जो टेस्ट दे रहे हो, टेस्ट सीरीज दे रहे हो, उसके अंदर पंचायती राज के क्वेश्चन देख लो, कलेक्ट कर लो वहाँ से, उसको कर लो, तो वो टॉपिक कंप्लीट हो गया। बचे कितने, 97 क्वेश्चन, 97। अब 97 है, एक आपने बता दी रिपोर्ट होती है, उसकी इंडेक्स वगैरह होता है, उसकी एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 2020 में नहीं आया तो क्या हो गया, गैप हो गया ना, 2021 में आ जाएगा। क्यों क्यों आता है ये, क्योंकि सिलेबस में अंदर एक चीज़ इनडायरेक्टली मैंशनड है, ठीक है। तो ये आ गया, फिर एक स्कीम मैंशनड है सिलेबस में, वो आ गया। ऐसे ऐसे करते करते ना आपके कम से कम 70 के आसपास थीम्स बन जाएंगी, 70 क्वेश्चन के आसपास थीम बन जाएगी, प्रीवियस ईयर के साथ मैच करके। साथ में आपने और भी चीज़ें बेसिकली वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर ली है, बहुत ही होलिस्टिक आपकी प्रिपरेशन होएगी, डायरेक्शन लेस नहीं रहोगे आप पढ़ते वक्त, आपको बिल्कुल इंटरेस्ट आएगा पढ़ते वक्त, ठीक है। क्योंकि जब आप पढ़ते हो ना कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो बहुत अच्छे से होती है प्रिपरेशन, ठीक है। और फिर मैं बता दूंगा एक करंट अफेयर का कैसे करना है, वो बाद में बताएंगे, ठीक है। अभी क्या हो गया, ये टू एंड फ्रो प्रोसेस है जो मैंने अभी बताया ना आपको, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड बुक्स, जो आप बेसिक बुक्स है, ये टू एंड फ्रो है। यहाँ से देखा, थीम बनाई, थीम बना के बुक से पढ़ा, बुक से पढ़ा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सॉल्व किया, ऐसे ऐसे करके ये करना है। बीच में क्या रखना है अपने को, सिलेबस, सिलेबस को बार बार देखते रहना है, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक्सट्रैक्ट करनी है,
आंसर कैसे आ रहा है, मैं जब 2 में हूँ तो क्या टिक कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ, टिक नहीं कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या है कि चलो ठीक है, ये वाला जब आता है तो कैसे आंसर इसको करना है, ठीक है। मैंने जो एलिमिनेशन टेक्निक सीखी है, कहीं से भी सीखी हो मेरे से, मैं अगर अगर वीडियो बनाऊंगा उससे, कहीं से भी सीखी हो, वो अप्लाई करने पे कब कितनी बार ठीक होती है, 10 में से अगर कर रहा हूँ तो कितनी बार ठीक होता है वो, कितनी बार गलत होता है, कितनी प्रोबेबिलिटी है उसकी, ठीक है। ऐसे करना है इस चीज़ को। अब आती है बात अ, बाकी चीज़ें, ये है कि आपको, ये जर्नी आपकी खुद की है, आपके खुद के रूल्स बनेंगे, आपकी खुद की पढ़ाई होगी, खुद के पैटर्न्स बनेंगे और खुद का सिलेक्शन होगा, ठीक है। आपको बस चीज़ें कहीं से अगर कुछ चीज़ आपको मिल रही है ना, कोई अपने एक्सपीरियंस से बता रहा है, तो उसको देखो, मैच हो रहा है तो इसको यूज़ करो, टाइम बचाओ, वेट मत करो कि आपका रिजेक्शन हो और फिर आप उस चीज़ पे आ रहे हो या फिर खुद की एक स्ट्रेटजी बना रहे हो। रेजोनेंस को ढूंढो, रेजोनेंस हो रहा है ठीक है, वेल एंड गुड, नहीं हो रहा कोई दिक्कत नहीं है, कुछ और करो, लेकिन कुछ करो अलग, दुनिया से कुछ अलग करो तो दुनिया से कुछ अलग रिजल्ट होगा, ठीक है। एज फार एज प्री इज कंसर्न, ठीक है। अब क्या होता है, चलो अब स्ट्रेटजी का बेसिक हो चुका है यार, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, वो बेटर है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस करता हूँ। हाँ, तो हमने 6 क्वेश्चन किए थे, अब 7th क्वेश्चन को करते हैं। सी क्वेश्चन, इसको मत देखो, ठीक है। ये क्या, कहाँ गया यार, ठीक है। आप क्या करो, इसको मत देखो अभी, इसको मत देखो, हाथ रख लो इसको, ठीक है। आप ये देखो ऑप्शन अरेंजमेंट को, ऑप्शन अरेंजमेंट को देखा। जब मैं वो बताऊंगा क्या नाम है पैटर्न, तो उसमें क्या होता है कि ऐसे ऑप्शन अरेंजमेंट के अंदर ज़्यादातर ए आंसर में होता है, बट ये वो एग्जैक्टली नहीं है, ठीक है। तो इसको अभी इग्नोर करो, ठीक है। अब क्या होता है, फिर मैंने इसको हल्का सा टिक मार दिया। अब इसको हम एलिमिनेशन से करेंगे, क्योंकि मैंने कल अपने आप को इंट्रोड्यूस किया था कि मैं एक लेमैन हूँ, मेरे को कॉमन नॉलेज से इस क्वेश्चन को करना है, ना कि मुझे बहुत स्पेशलाइज नॉलेज होनी चाहिए। कॉमन ऑब्जर्विंग नेचर है, होना चाहिए बंदे का, आप आसपास क्या हो रहा है वो ध्यान से देख रहे हो, कंसेप्ट आपके क्लियर है, आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो आपको पता है कि ये क्यों है, आप उसको रट नहीं रहे हो। रट्टाफिकेशन नहीं चलती यार, वो सस्टेनेबल नहीं है। 1 साल रट लिया आपने, 2 साल रट लिया, 4 4 साल ऐसे नहीं रटोगे आप, पूरी ज़िंदगी भर नहीं रटोगे, कुछ चीज़ें समझोगे, उस समझी हुई चीज़ को ही यूज़ करना है। क्योंकि ये क्या है, वर्ड्स हैं, वर्ड्स, ये जो वर्ड्स हैं ना, इन्हीं में से आंसर है। कुछ समझा होगा आपने बचपन से, कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा ना यार, उस बचपन से चीज़ को इसमें झोंकने की कोशिश करो, ठीक है। और फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड इसमें हेल्प भी करेगा, ठीक है। तो अब हम इसको क्या पढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखा आपने। अब इसमें क्या है, सारे के सारे ऑप्शन जो है वो दो ही दे रखे हैं, तो इसमें कोई मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन नहीं है, ठीक है। इसके अंदर आपको चूज़ करना है, और ऐसे कोई ऑप्शन में ना एलिमिनेशन बहुत अच्छे से ईजिली हो जाता है अगर आपको एक आध चीज़ पता है तो। सी, अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट लाइकली प्लेसेस टू फाइंड द मस्क डियर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। मस्क डियर, मस्क डियर होता है जो क्या कहते हैं उसको यार, कस्तूरी मृग बोलते हैं इसको, जब आप इसकी हिंदी देखोगे। बहुत इंटरेस्टिंग करेक्टर है ये, ठीक है। इसका भी बताऊंगा, क्वेश्चन का आंसर करने के बाद मैं बताऊंगा कि इसका मैंने क्या किया था, कैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड हेल्प करता है इस चीज़ में। सी, इस पेपर के अंदर 2 डियर्स के क्वेश्चन आए, ऐसा नहीं होगा हर साल कि हमेशा 2 डियर के क्वेश्चन आए, बट जब आप थीम एनालिसिस करोगे ना, तो डियर एक काफ़ी अच्छी थीम में आता है। डियर, क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल्स, और ये थीम है, यूपीएससी की थीम है ये, ठीक है। तो आप जब थीम में करते हो तो ऐसा नहीं करते थीम से सिर्फ वही चीज़ पढ़ी जो आई हुई है, उस थीम को समझो फिर उस चीज़ को पढ़ते हो, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने पेपर से जस्ट 3 4 दिन पहले सर्च की थी। क्यों सर्च की, जब मैं इसको पढ़ रहा था ना, हिरनों को, डियर्स को, तो मेरे दिमाग में आया कि मस्क डियर जो है ना, वो जब हम सुनते हैं तो उसको एक बार सर्च तो कर ले क्या है, कहाँ पे मिलता है। जस्ट मैंने सर्च किया और उसकी पहली पिक पता है क्या आती है, पहाड़ों की, जिसमें स्नो के पहाड़ों की आती है, ठीक है। जस्ट ये पता था, उसके बाद मैंने उसको कुछ कहीं बिजी हो गया है, जो जो चीज़ हो गई, जस्ट मैंने ये देखा, मैंने ये नहीं देखा वो कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, ठीक है। ठीक है, बस इस मिनिमम नॉलेज को हमने यूज़ करना है। अब देखो फिर क्वेश्चन को पढ़ो कि ये कहाँ मिलता है। अब आप ऑप्शन पढ़ो, अब आप ऑप्शन पढ़ रहे हो, पहला है एस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सी,
नॉर्मल पर्सन को इतना याद नहीं रहता कि ये इसको पता हो, ठीक है। तो आप इसको क्या करो, अभी अभी के लिए इसको छोड़ो छोड़ो। फिर आप सेकंड पे आओ, गंगोत्री नेशनल पार्क। गंगोत्री नेशनल पार्क, जब आप पढ़ते हो चीज़ों को आपको पता है गंगोत्री कहाँ है, ये एक स्नो कैप्ड एरिया में है। तो ये हो सकता है, इसको आप मान के चलो अभी है, आप एलिमिनेट नहीं कर पाते, ये तो पता ही नहीं आपको, तो इसको एलिमिनेट मत करो अभी। ये हल्का फुल्का पता है तो इसको एलिमिनेट नहीं करोगे, क्वेश्चन आंसर का पार्ट ये बन सकता है। फिर आप आगे आगे आओ, ठीक है। आपने ये किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, ये जो है ना, ये उसके अंदर नहीं है, पहाड़ों में नहीं है ये, ठीक है। अगर आपने कभी देखा हो, ये एटमोलॉजी से यूज़ करो, जहाँ पे ज़्यादातर पुर वाले जो होते हैं वो नॉर्मली पहाड़ों में नहीं होते। ये जस्ट एक, वैसे मैं वेग एटमोलॉजी लगा रहा हूँ बट नहीं, पहाड़ों में नहीं है ये। जिस हिसाब से ये अगर है भी ना हल्के फुल्के पहाड़ों में तो शिवालिक में होगा, बट ये थोड़ा सा ज़्यादा उसमें रहता है, क्या नाम है, कोल्ड एरियाज़ में, ठीक है। तो ये भी आप हटा सकते हो अभी, लेकिन आपको ढंग से पता नहीं है। फिर आप जा रहे हो मानस में। मानस तो बिल्कुल पहाड़ों में नहीं है, तो सबसे पहले आपने क्या हटाया, 4। देखो पेपर में मैंने क्या हटा रखा है, 4 को तो सबसे पहले हटा दिया मैंने, ठीक है। फिर मेरे पास 2 रह गए, 2 रह गए। अब आप देखो कि ये तो ठीक ही हो गया, गंगोत्री तो, गंगोत्री तो ठीक ही हो गया, वैसे भी आपको पता है कि गंगोत्री ठीक था। तो अब आपको क्या करना है, या तो ये यूज़ चूज़ करना है या ये चूज़ करना है, ठीक है। तो आपको या तो 1 चूज़ करना है या 3 चूज़ करना है, अब इनमें से लगाना है। आप क्या करोगे, आपका मन क्या कर रहा है इसमें से लगाने का। किशनपुर जो है वो पहाड़ों में ज़्यादा होगा या अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ज़्यादा होगा, आपको इसके बारे में तो पता ही नहीं है। लेकिन जो किशनपुर है वो, मेरे ख्याल से, क्या पता मेरी अभी नॉलेज इसमें ना हो, मेरे को ऐसा फील हुआ कि ये नहीं है हिमालयाज़ में। अस्कोट जो है वो हो सकता है हिमालयाज़ में, तो मैंने इसको ए बाद में मार्क किया था बट मैंने इसको जो मार्क किया तो इसमें हैश लगा दिया और पीछे इसको मार्क किया कि ए। अब मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि ये जो पैटर्न होता है ना, इसमें ए का होता है। देखो मैंने इसको करने से पहले बोला था इसका ज़्यादातर ए होता है, वो पैटर्न होता है। उसके पीछे एक फिलोसफिकल रीज़न भी है, यूपीएससी में ज़्यादातर ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो ए भी आ रहा है, वो पैटर्न भी मेरे को बता रहा है कि ए है। फिर मैंने क्या किया, इनमें से जब चूज़ करना था तो मुझे लगा कि यार ये किशनपुर मेरे को लग नहीं रहा कि वो पहाड़ों वाला एरिया में होगा, तो फिर क्या करना है कि मैंने ये लगा दिया। तो अब मैंने क्या किया, इसको पीछे की तरफ, मैं श्योर नहीं था तो मैंने इसको ए लगा के पीछे की तरफ लिख लिया। इसको मैं मार्क अभी किया नहीं है हमारे में, ठीक है। ऐसा आपको करना पड़ेगा बिकॉज आज ये मस्क डियर है, कल ये पता नहीं क्या होगा, ठीक है। हमेशा आप याद नहीं रख सकते चीज़ें। अब आ गया 8th पे आ जाते हैं, ठीक है। इन रूरल रोड कंस्ट्रक्शन द यूज़ ऑफ, देखो सी, फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ने लग गया, ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है, ये बस एक बार देखना है कि ये क्या है, साइंस का क्वेश्चन लग रहा है ना, ये साइंस का क्वेश्चन है। फिर आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको, वैसे देखो जनरल प्रिंसिपल क्या है, मिनिमाइजेशन के जाने का, बट साइंस का है तो आप अफोर्ड कर सकते हो इसमें मैक्सिमाइजेशन पे जाने का, ठीक है। लेकिन इसमें क्लियरली मेंशन नहीं है, आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत अलग से वो है, ठीक है। दूसरा क्या है कि आप हर एक क्वेश्चन में देख ही रहोगे जो मैंने फर्स्ट उसमें दिया है कि ए ऑप्शन में 1 तो होता ही है, सी 1 तो होता ही है, ये ध्यान दे ही रहोगे आप, ठीक है। किसी भी पेपर को उठा के देख लें, वो पक्का बात है, ये ऐसे डायरेक्टली यूज़ नहीं हो रहा, बट इस चीज़ को ध्यान दो, चीज़ें अगर ये पैटर्न्स हैं, ऐसे रैंडम नहीं चीज़ें होती यूपीएससी में। अब आप जब इसको क्वेश्चन को पढ़ते हो आपको एलिमिनेट करनी है चीज़ें। अब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे, इन रूरल रोड कंस्ट्रक्शन द यूज़ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेफर्ड फॉर ensuring environmental sustainability और to reduce carbon footprint। सी, आपको एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के लिए कुछ बताना है इसके अंदर से, ठीक है। आपको क्या आपने क्या देखा, 1 देखा कॉपर स्लैग, ठीक है। फिर आपने देखा कॉपर स्लैग को हम यूज़ कर सकते हैं एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के लिए और कार्बन फुटप्रिंट के लिए, नहीं पता यार, अभी तक इसका हमको कुछ नहीं पता, ठीक है, अभी छोड़ेंगे इसको। फिर आपने देखा कोल्ड मिक्स एसफाल्ट टेक्नोलॉजी, नहीं पता, अभी नहीं करते इसका, ठीक है। फिर उसके बाद जियो टेक्सटाइल, जियो टेक्सटाइल जब आप थोड़ा बहुत पढ़ोगे, आपने इनमें से ये तो पढ़ ही रखा होगा यार, जब भी आपने कभी भी कुछ बेसिक पढ़ा होगा, जियो टेक्सटाइल। वैसे भी आप टेक्सटाइल और जियो को जोड़ रहे हो तो ये सस्टेनेबिलिटी के लिए यूज़ होता है, तो आपने इसको टिक किया कि यार ये आंसर का पार्ट है। देखो इसके अंदर आपको ये थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा ना, ये आंसर का पार्ट है। और नॉर्मली पता है लोग ज़्यादातर ऐसे ही करते हैं, एज एग्जैक्टली कोई वो नहीं होता कि बिल्कुल ही सब कुछ पता है यार, ठीक है। तो आपने क्या किया, ये आंसर का पार्ट है, तो 3 आंसर का पार्ट है। अभी आपको इसको मान के चलना है, अभी मान के चलना है। फिर आपने देखा हॉट मिक्स एसफॉल्ट टेक्नोलॉजी। अब देखो ये जो चीज़ है, ये और ये आपस में अपोजिट हैं। अपोजिट क्या है, ये हॉट है ये कोल्ड है, दोनों चीज़ें दे दी इसमें,
ठीक है, इसको ध्यान रखना। और प्रीवियस ईयर में जब चीज़ें ऐसी आती है उससे आपने एक एलिमिनेशन टेक्निक बना रखी होगी, इस चीज़ को ध्यान रखना अभी आगे पढ़ने के। फिर आपने पढ़ा पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट, अब देखो, जब आप देखते हो ना कि रूरल रोड कंस्ट्रक्शन है, द यूज़ ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेफर्ड फॉर इंश्योरिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड कार्बन फुटप्रिंट। ठीक है, उसमें जब आप पोर्टलैंड सीमेंट पोर्टलैंड सीमेंट कौन सी होती है, आपने बचपन से जो भी सीमेंट पढ़ी है ना उसी को पोर्टलैंड सीमेंट बोलते हैं, बेसिक सीमेंट। ये बेसिक सीमेंट को आप अगर रूरल रोड कंस्ट्रक्शन में यूज़ करोगे, हम बेसिक सीमेंट को ना हाईवेज़ में भी यूज़ नहीं करते, बड़ी महंगी भी पड़ जाएगी। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती है जो बेसिक सीमेंट होती है, तो महंगी भी पड़ जाएगी, प्लस में आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। और आजकल क्या चल रहा है रोड पे कंस्ट्रक्शन कर लिए, रोड पे कंस्ट्रक्शन के लिए करने के लिए हम ज़्यादातर स्लैग्स, जो इसके पिछले पेज पे था वो, ठीक है, और ग्लास, और जो ग्लास से जो स्लैग बनता है वो, और प्लास्टिक, ऐसे ऐसी चीज़ों को यूज़ करना चाह रहे होते हैं ताकि सस्टेनेबिलिटी रहे। तो ये पोर्टलैंड सीमेंट तो सबसे पहले हटेगा। ठीक है, इसको हटाया, 5 और 5 ये गया, ये 2 ऑप्शन हट गए। अब इन दोनों में से है, साइंस का ऑप्शन था तो हमारा बचा हुआ है कि मैक्सिमाइजेशन की तरफ जा रहा है, ठीक चल रहे हैं हम अभी। ठीक है, अलार्मिंग कोई सिचुएशन आई नहीं है, बहुत नॉर्मल सिचुएशन में अभी हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, अब इसमें पढ़ना है फिर से, 3 ऑप्शन में होना ही चाहिए, तो 3 तो है यार, ये तो चलो आंसर बन ही गया, हमको पता भी था ये, तो अब इसको हम, इसने कुछ हेल्प की नहीं अपने को अभी तक। ठीक है, फिर अब आपको क्या करना है कि 1 को चूज़ करना है, या देखो पहले में क्या 1 2 3 2 3 4, तो 2 तो ठीक हो गई, 2 3 ठीक हो गया। अब यहाँ से एक हिंट लेनी है आपको, जब आप प्रीवियस ईयर करोगे, एलिमिनेशन टेक्निक करोगे, आपको पता है जब आपको 2 अपोजिट चीज़ें दे दी हो ना, उनमें से एक ही ठीक होता है। ये कोल्ड मिक्स और हॉट मिक्स, इनमें से आपको एक चीज़ ठीक करनी है, कोल्ड मिक्स और हॉट मिक्स में से एक चीज़ ठीक करनी है। सी, ये हॉट के साथ आपको कुछ लग नहीं रहा कि आप इसको कुछ एनर्जी दे रहे होगे, समझ रहे हो, कोई ना कोई एनर्जी दे रहे होगे, कोई एनर्जी किससे आते है, किसी फ्यूल को जलाने से आएगी। तो उस चीज़ में ये हल्का फुल्का, अगर आपको इन दोनों में से चूज़ करना है, ठीक है, 2 और 3 तो हो गया, 4 और 1 से चूज़ करना है, 4 और 1 से चूज़ करना है। ठीक है, 1 का आपको आइडिया ही नहीं है कि ठीक है या नहीं है, आपको ये देखना है कि 4 है या नहीं है। अगर 4 एलिमिनेट कर दिया तो आंसर आ जाएगा। 4 को एलिमिनेट करने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, दिमाग, इन दोनों में से एक ही होना था। जब ये यूपीएससी बोल ही चुकी है कि ये है तो ये गलत है ना, तो 4 को हटाओ यार और आंसर लगाओ। और फिर इसको हटाने के लिए बाद ये भी सोच लो कि ये हॉट है, ये हॉट है तो इसमें एनर्जी भी चाहिए, तो ये सस्टेनेबिलिटी की तरफ कम चांसेस लग रहे हैं। तो यूपीएससी ने खुद मेरे को आंसर करने के लिए हिंट दे दी, तो मैंने ए कर दिया इस चीज़ को आंसर। ठीक है, कुछ भी नहीं पता था इसमें मेरे को, कितना मिला 2+। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, हल्का सा। और प्लीज़ इसको ना, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई तुक्केबाजी चल रही है, इसके अंदर लॉजिक्स चल रहे हैं, ऐसा नहीं होता। यूपीएससी के पेपर में आपको लॉजिक्स लगाने ही पड़ेंगे, वरना करते रहो यार। अब इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, ये कोल्ड मिक्स एसफाल्ट टेक्नोलॉजी को रटना पड़ेगा, ये रटना पड़ेगा, इसके बारे में जानना पड़ेगा क्या है, सस्टेनेबिलिटी से लिंक करना पड़ेगा। जियो टेक्सटाइल अलग से चैप्टर्स होते हैं। ठीक है, जब आप पढ़ते हो ना इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग पढ़ोगे या कुछ भी पढ़ोगे, उसके अंदर आप पढ़ोगे इस चीज़ को। ठीक है, फिर उसके बाद पोर्टलैंड सीमेंट है, इसके अंदर होते हैं कुछ चीज़ें नहीं होती, इतने सारी चीज़ों को एक क्वेश्चन में 2 मार्क के लिए आप यूज़ कर रहे हो। तो इससे बेटर ये है कि थोड़ा सा और लॉजिक लगा के इसको आंसर करने की कोशिश करो, बिकॉज आप 2 में तो इसको ले आए हो। और ये मैंने हैश में नहीं रखा, इसमें मैं काफ़ी श्योर हो चुका था इस चीज़ से कि यूपीएससी ने खुद ही बोल दिया, जब कोल्ड है ना, जब 2 चीज़ें आ जाती है ना। आप एक बात बताओ, किसी भी आंसर में वो कोल्ड भी बोल रहे हैं, हॉट भी बोल रहे हैं, दोनों एनवायरमेंट सस्टेनेबल, तो आपको अलार्मिंग नहीं लग रहा है कि दोनों कैसे है? या तो फिर ये सिर्फ ये दे देते एसफॉल्ट टेक्नोलॉजी, मिक्स एसफॉल्ट, मतलब जो भी चीज़ है ये दे देते। आपने, इन्होंने अलग अलग किया है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इन्होंने पढ़ा होगा कि हॉट की जगह कोल्ड ही हमारी सस्टेनेबल है, हॉट में थोड़ा सा हमारा एनर्जी यूज़ होती है। सी, ज़्यादा एनालिसिस हो गया इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, आप इतना एनालिसिस कर दो कि क्या पता ये ऐसा ना भी हो रीज़न, फिर रीज़न ही बन जाए, क्योंकि आंसर तो आ ही गया ना। अब चलो ठीक है, 9th क्वेश्चन, इसमें क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहले अपने को क्या पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना। ठीक है, इसमें देखो जो मेरा पैटर्न हो गया उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जब मैं मिनिमाइजेशन की तरफ जाऊंगा, ये क्या है, साइंस है, साइंस तो है, बट मैं स्टार्ट तो मिनिमाइजेशन करूंगा,
मैं एक्सेप्शन की तरह साइंस को कर सकता हूँ मैक्सिमाइजेशन में, क्योंकि ये साइंस है, ठीक है। लेकिन स्टार्ट तो मैं मिनिमाइजेशन से करूँगा। इसमें क्या होता है, जैसे ऐसा पैटर्न में क्या होता है कि ये और ये इनमें से ही आंसर होता है 90% ऑफ द टाइम। 90% बोल रहा हूँ मैं, लेकिन जब मैंने परसेंटेज देखी, ऐसा नहीं है कि मैं मार्क करके आऊँगा इसको, इनको ठीक भी करना पड़ेगा मुझे। तो इनको बस गौर देना है, गौर करना है इन पर। 90% ऑफ द इनमें से आंसर होगा, गौर करना है, ठीक है। फिर आप क्वेश्चन को पढ़ोगे। अब मिनिमाइजेशन की तरफ जाना है तो आपको या तो 1 टिक करवाना है या 3 टिक करवाना है, ठीक है। चलो ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपको 2 को एलिमिनेट करना है। 2 को एलिमिनेट किया तो ही आपका आंसर ये मिनिमाइजेशन की तरफ जाएगा। आप क्वेश्चन पढ़ोगे, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। 1, कोल ऐश कंटेन आर्सेनिक, लेड एंड मरकरी। सी, अब बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आपको पता है कि कोल जो है वो ज़मीन से निकलता है। कहाँ से? ज़मीन से नीचे दबा हुआ, ठीक है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोल जो है वो ऐसी चीज़ नहीं है कि मैन मेड है, ज़मीन से निकलता है। ज़मीन के अंदर क्या है, कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ होती है। और ये जो लेड है, आर्सेनिक है, मरकरी है, इसमें की कुछ बोला है क्वेश्चन के अंदर कि ये कितने परसेंटेज में है। आपको पता है आपकी सॉइल के अंदर चांदी भी होता है, सोना भी होता है, बट वो परसेंटेज कम होती है, इसलिए इकोनॉमी नहीं है कि उसको एक्सट्रैक्ट करने की। तो ये सब चीज़ें होती है हर जगह। अगर, ठीक है, इस ऑप्शन में एक और चीज़ आप सोचना, बहुत जगह यूज़ होगी। सी, इसको अगर ठीक करना है, इस स्टेटमेंट को ठीक करना है। सी, आप इसका नेगेटिव सोचो। नेगेटिव क्या सोचो? कोल ऐश के अंदर ये नहीं है, ये नहीं है और ये नहीं है। अगर ये मिल गया किसी कोल ऐश के अंदर, आपने देखा है ना, तो ये जो ऑप्शन है ये तो गलत ही मतलब ये अगर आपने गलत मान लिया, फॉर एग्जांपल आप इसको क्या करो, गलत मानो, गलत मानो, ठीक है। आप गलत मान रहे तो क्या बोल रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि कोल ऐश डज नॉट कंटेन आर्सेनिक, लेड एंड मरकरी। अगर ये मिल गया ट्रेसिस में भी, तो ये स्टेटमेंट आपने जो गलत माना वो गलत हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि यूपीएससी को भारी पड़ जाएगा इसको गलत करना। तो ये आंसर का पार्ट बनेगा, ठीक है। ठीक है भाई, 1 तो ठीक है। तो मेरा मिनिमाइजेशन का ये वाला चल रहा है, ये गलत हो गया, तो मैंने इस ऑप्शन को हटा दिया, क्योंकि 1 तो ठीक है ना, तो ये हटा और ये भी हट गया, क्योंकि 1 तो ठीक है। अब उसके बाद क्या है? कोल फायर्ड पावर प्लांट रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू एनवायरनमेंट। ये सबको पता है यार, ये बहुत बेसिक स्टेटमेंट है। अगर आपको ये नहीं पता तो आप ये देख लो कि अगर सल्फ़र हुआ तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाती है, और नाइट्रोजन तो यार हर जगह ही रहती है, तो कोल के अंदर भी रहेगी। और जब भी टेम्परेचर होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन की ऑक्साइड बहुत निकलती है, तो ये तो ठीक है। तो 2 तो आप मानोगे, देखो मैंने भी 2 को माना है कि 2 तो आंसर है पार्ट का, मतलब 2 तो क्वेश्चन का आंसर है। आपको 1 होते ही आपको क्या करना है कि या तो इसमें से आंसर था या इसमें से आंसर था, ठीक है। 2 भी आंसर है तो आंसर तो आ गया आपका। आपको 3 को स्टेटमेंट को भी पढ़ना है। सी, ऐसा नहीं करना कि सीधा आगे बढ़ चुको। आपको देखें हाई एस कंटेंट इज़ ऑब्जर्व इन इंडियन कोल, ये भी पता है, ये भी ठीक है, ठीक है, ये ठीक हो गया। आपको ये पता है ना कि ये हाई एश इंडिया के अंदर क्यों? क्योंकि एंथ्रेसाइट इंडिया में कम है, अपने अंदर यहाँ पे जो है वो ज़्यादातर बिटुमिनस और वो होता है। ये नॉलेज से आपको पता है, लेकिन फिर भी आपको पता है कि हल्का फुल्का ये कि ये ठीक है, आप इसको गलत नहीं कर सकते। वैसे भी आंसर आ चुका था आपका डी, आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, और आप देखा कि गलत नहीं कर सकते, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ठीक हो गई। ऐसे सोच के आपको ये आंसर करना है, और इसमें फिर आप आंसर पे आ गए। और आप देखो, जब आप टिक कर रहे हो, साइंस का क्वेश्चन है, मैक्सिमाइजेशन पे टिक कर रहे हो, समझ रहे हो? अलार्मिंग नहीं है, क्योंकि साइंस में हो सकता है, ठीक है। अगर ये हिस्ट्री का क्वेश्चन होता ना, तुम एक बार और पढ़ते इसको, ठीक है। अब आता है अपना अगला क्वेश्चन, बायोचार वाला, ठीक है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ बायोचार इन फार्मिंग? सी, इसके अंदर क्या होता है, ये साइंस का क्वेश्चन है या एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है। आप इसमें क्या करो, ऑप्शंस को पढ़ो, ऑप्शन को पढ़ो। आपको स्टार्ट कहाँ करना है? मिनिमाइजेशन से। मिनिमाइजेशन क्या है? ये वाला टॉप, ठीक। टू ऑप्शन को लाना है आंसर को, ठीक है। इस वाली जो पैटर्न अरेंजमेंट होती है ना, इसके अंदर 90% ऑफ द टाइम या 85%, 80% ऑफ द टाइम ये जो ऑप्शन है ना, जो मिनिमाइजेशन है, ये आंसर होता है जब ये ऐसा अरेंजमेंट होती है। अब इसको लाना है आपको आंसर, नॉलेज से ला पाए तो ठीक है, वरना आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये कब मार्क करना था आपको? आपको कोई पता ही नहीं चला, कोई हिंट ही ना लगी, तो इसको मार्क कर देते, आपके चांसेस बढ़ जाते हैं बाकियों से। अगर आप इसको एलिमिनेट, जैसे मान लो आपने क्या किया, इसको और इसको एलिमिनेट कर चुके, इन दोनों में से आंसर लगाना है, ऑल और इसमें से, समझ रहे हो? तो आप इसको लगाते, ठीक है। ये ऐसे, इस पैटर्न का ऐसे यूज़ होता, बट आपने क्या किया, मिनिमाइजेशन से स्टार्ट किया है जस्ट,
ठीक है, स्टार्ट किया तो आपने क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। ये तो एक बेसिक रूल लगा ही लो कि मिनिमाइजेशन से स्टार्ट करो। और एक्सेप्शन के तौर पे ये साइंस का ऑप्शन है, साइंस का क्वेश्चन है, तो आप मैक्सिमाइजेशन को कर सकते हो टिक। ठीक है, अब मिनिमाइजेशन से आप स्टार्ट कर रहे हो हर एक पेपर क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या है कि आप क्वेश्चन को पढ़ोगे। 2 को आपको ठीक करना है, पहले 1 ही को पढ़ लेते हैं। बायोचार कैन बी यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ द ग्रोइंग मीडियम इन वर्टिकल फार्मिंग। देखो आपको वर्टिकल फार्मिंग का नहीं पता, क्योंकि आप तो कॉमन पर्सन हो ना, बस आपको फार्मिंग पता है। ठीक है, बायोचार का जब आप हो तो कॉमन, बट आपने थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट जब पढ़ा होगा तो बायोचार पता होगा कि ये क्या होता है कि ब्लैक कार्बन टाइप से चीज़ होती है जो कि हेल्प करती है फार्मिंग के अंदर। जस्ट इतना सा पता है। ठीक है, हेल्प करती है आपको, इतनी इंडिकेशन है, ये पॉजिटिव चीज़ है, नेगेटिव चीज़ नहीं है। हल्की फुल्की इतनी तो यार हो सकती है ना यार, इतना expect आपसे हम कर सकते हैं। आपसे हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि इतना आपको पता है कि बायोचार एक पॉजिटिव चीज़ है। बस इतनी ही पता है आंसर के लिए। ठीक है, आपने देखा कि बायोचार कैन बी यूज फॉर द एज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग मीडियम वर्टिकल फार्मिंग। कैन भी है, चांसेस इसके ठीक होने के हैं। When biochar is a part of growing medium, it promotes the growth of nitrogen fixing microorganism. C, जब आप इसको, ये आपको कैन भी है, थोड़ा बहुत ठीक हो सकता है, आपने हल्का सा टिक मार दिया यहाँ पे। फिर आप जब ये पढ़ रहे हो, ये एक पॉजिटिव चीज़ है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि आप इसको पढ़ रहे हो फिर से। व्हेन बायोचार इज़ अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग मीडियम इट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोइज्म। ये क्या चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ है। आपको पता है कि बायोचार एक पॉजिटिव चीज़ है। पॉजिटिव साथ में चल रही है, एलिमिनेट नहीं कर सकते। ओके, फिर आप थर्ड को पढ़ते हो। व्हेन बायोचार इज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग मीडियम इट अनेबल्स द ग्रोइंग मीडियम टू रिटेन वाटर फॉर लॉन्गर टाइम। ये क्या चीज़ है, किसी भी सॉइल के लिए ज़्यादातर क्या होता है, ये अच्छी चीज़ है। और अगर हम कोई चीज़ को डाल के ऐसी चीज़ को बढ़ा रहे हैं ना, कुछ कोई चीज़ ये डाल रहे होंगे तो उस पर्टिकुलर रीजन की कुछ चीज़ कमी होगी, उसको ये पूरा कर रहा होगा। वैसे भी कार्बन से रिलेटेड और ये पानी को सोखता है, अगर हल्का फुल्का पता है। अगर आपको नहीं पता, ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है। इसको आप एलिमिनेट नहीं कर पाए, ठीक है, आंसर तो नहीं दे पाए बट एलिमिनेट नहीं कर पाए किसी से। कोई लॉजिक आप लगा के कर सकते हो, एलिमिनेट नहीं कर सकते। कौन सा क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है। यहाँ तो कैन भी हो गया, तो 1 तो पार्ट ऑफ आंसर बनेगा। क्यों, क्योंकि कैन भी आपने दे दिया। कैन भी में क्या है, अगर आप कैन भी क्यों ज़्यादातर ठीक होता है, आपको इसका नेगेटिव सोचना है कि बायोचार कैन नॉट बी यूज एज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग मीडियम इन वर्टिकल फार्मिंग। ठीक है, अगर किसी ने ये कर दिया वर्टिकल फार्मिंग में, अगर आपने यूज़ कर दिया इस चीज़ को, तो ये भारी पड़ जाएगा यूपीएससी को प्रूव करना। ठीक है, तो आप इसको आंसर मानोगे। एक तो कैन भी आ गया, प्लस में नेगेटिव सोच के भी आप इसको एलिमिनेट नहीं कर पा रहे। मैं इन तीनों में से किसी को एलिमिनेट नहीं कर पा रहा। फिर मैं ऑप्शन को देख रहा हूँ, ये जो ऑप्शन है 2 ओनली रखने हैं, मैं 1 को एलिमिनेट नहीं कर पा रहा, और 1 मेरे को ठीक भी लग रहा है क्योंकि पॉजिटिव लग रहा है। अब इसको अगर ये नहीं देख रहे तो ये तो ठीक ही लग रहा है 3, क्योंकि ये पॉजिटिव के साथ जा रहा है। प्लस में कार्बन जब डालते हो वो पानी को सोख सकता है, तो जो 3 स्टेटमेंट है वो ठीक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो ये जो 2 है ये तो गलत हो गया अपना, ये गलत हो गया, इसके अंदर 3 है नहीं, ये गलत हो गया। अब 1 एंड 3 एंड ये। अब आप 2 को जब पढ़ते हो, ये पॉजिटिव है और इसका भी यूज़ पॉजिटिव था, और ये कर सकता है इसको नाइट्रोजन, इसको, क्योंकि इसने क्या मतलब बायोचार क्या होता है, कुछ इस चीज़ को एनर्जी भी प्रोवाइड कर सकता है ना, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को। जब आप चीज़ें पढ़ते हो आपको हल्का फुल्का पता होगा कि हाँ, कार्बन से वो बना सकते हैं जो भी चीज़ है। ठीक है, तो ग्रोथ कर सकता है। ये नेगेटिव नहीं है ना चीज़, तो ग्रोथ को नहीं हटाएगी, पॉजिटिव चीज़ को तो और अच्छा सा करेगी। ठीक है, तो आप इसको क्या है कि आप एक साइंस का था, आपने क्या किया, जब आप मिनिमाइजेशन से चले तो ऐसे करके इन दोनों ऑप्शन कटाए। अब इनमें से चूज़ करना, तो आप डी मारोगे क्योंकि आप तीनों का एलिमिनेट नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये ठीक हो गया, और इसको हैश में भी नहीं करोगे बिकॉज आप इतने श्योर हो सकते हो साइंस के अंदर। ठीक है, तो ये लग गया इसके अंदर। अब अब क्या होता है, देखो ये भी वीडियो बड़ी बन गई, बट किसी ने मेरे को ये बोला था कि एक बार थोड़े से डिटेल में करवाना, ताकि थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। आगे थोड़ी छोटी वीडियो कर देंगे, बट इस वीडियो को मैं 14 तक तो करके रहूँगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर एज पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। सी, ये कौन सा टॉपिक है अपना, ये टॉपिक है एग्रीकल्चर का, जोग्राफी का को। ठीक है, एग्रीकल्चर जोग्राफी के अंडर आता है। ठीक है,
कौन सा फॉर्मूला हम करते हैं, जनरलाइज तो कर ही लो इस चीज़ को कि मिनिमाइजेशन से स्टार्ट करना है। हम आंसर देने वाले हैं, अगर मैक्सिमाइजेशन को आंसर टिक करने में हम ज़्यादा नहीं सोचेंगे, वो क्या चीज़ है, साइंस ही है बस, और एनवायरनमेंट और हल्की फुल्की इकोनॉमी। बाकी में बहुत ज़्यादा अगर आपको पता है तभी ऑल पे लगाना, बहुत ज़्यादा मतलब आप 100% श्योर हो जाओ ना तब लगाना, वरना उसको छोड़ देना, ठीक है। अब इसमें क्या है, सबसे मिनिमम कौन सा ऑप्शन है, सी है। सबसे मिनिमम ऑप्शन कौन सा है, सी है और ए है। मिनिमम का मतलब क्या है कि डी में तो 1 2 3 4 5 6 है, और बी में क्या है 1 3 4 5, कितने ऑप्शन, 1 2 3 4, मतलब बी में 4 चीज़ दे रखी हैं, डी में 6 चीज़ दे रखी हैं, और ए में और सी में 3 3 दे रखी है, ठीक है। तो कुछ सोच समझ के मिनिमम देते हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ है इसलिए मिनिमम दिया, वरना हमारा दिमाग क्या करता है, हमेशा उसको इंक्लूड करने की कोशिश करता है अपने अपने आंसर के अंदर, जब हमको पता नहीं होगा चीज़ों का। हमने हल्की फुल्की स्टडी की है, थोड़ा बहुत हम इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो एक इंसान ने पेपर बनाया है, वो क्या चाहता है, यूपीएससी का जो सिविल सर्विस है वो रिजेक्शन प्रोसेस है, वो आपको सेलेक्ट करने के लिए बनाया, आपको रिजेक्ट करने के लिए बनाया गया है। रिजेक्ट कैसे हो गया आप, जब गलत आंसर चूज़ करोगे। गलत आंसर कौन से चूज़ करोगे, जब आप फील से जाओगे, आप थोड़े लॉजिक से जाओगे तो करेक्ट आंसर ही चूज़ करोगे, ठीक है। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर एज पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, ठीक है। आप इसको पढ़ते हो, पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म इस क्वेश्चन को सोल्व करने की है, ठीक है। आपने फर्स्ट पढ़ा, फिक्सिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑफ ऑल क्रॉप्स, हल्का बेसिक आइडिया है। आगे बढ़ते हैं, कुछ ढंग से नहीं पता चला। कंप्यूटराइजेशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, सी इन्वेस्टमेंट आई, ठीक है। जब आप इसमें करते हो ना, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटराइजेशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़, इसके अंदर आप इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ बना रहे हो, उसके लिए क्या होता है, इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो ये हो सकता है आप इसको अभी थोड़ा फुल हल्का फुल्का कंसिडर करके चलोगे, छोटा सा टिक इसमें मार दो, ढंग से श्योर नहीं हो छोटा सा टिक मार दो, जब आप बहुत श्योर होते हो यहाँ टिक मारते हो, ठीक है। उसके बाद अगला पढ़ोगे सोशल कैपिटल डेवलपमेंट, सी आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ोगे आपको अभी तक पता चल जाएगी कि सोशल कैपिटल होती क्या है, ठीक है। तो ये जब आप इसके अंदर इन्वेस्ट करते हो ना, तो वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट में ही आएगी, ठीक है। फिर भी आपको इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, इसको हल्का सा कर दो। आपको तो वो ढूंढना है क्योंकि आपको मिनिमम पे आना है, तो आपको तो गलत करनी है चीज़ें। तो सबसे पहले जब आपको इसको ठीक करना, आपको ना 4 को हटाना है, 4 को हटाना है, तो सबसे ज़्यादा तो आप इनमें से ही करोगे, एलिमिनेट करने की कोशिश करो। ये 3 तो आपने पढ़े, क्या पता आपको पता नहीं, आप कुछ मत करो अभी, कुछ मत करो अभी, बाद में देखेंगे इसको। आप फोर्थ को पढ़ो, फोर्थ क्या, फ्री इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू फार्मर्स, सी ये पब्लिक इन्वेस्टमेंट है। अगर आप इस चीज़ को देखते हो, फ्री इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू फार्मर, इस ये किस में आता है, वेवर्स में आता है। जो वेवर्स होते हैं वो सब्सिडीज़ टाइप सी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और ये इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट जब आप करते हो तो रिटर्न में कुछ मिलता है आपको, ये एक बेसिक कंसेप्ट है। जब आप फ्री इलेक्ट्रिसिटी देते हो इसमें आपको कुछ मिलता नहीं है, वन टाइम ट्रांजेक्शन्स हैं, वो सब्सिडी वेवर्स और ये सब चीज़ें हैं, तो ये हट गया। इतना कॉमन बंदे को पता है कि इन्वेस्टमेंट क्या है क्या नहीं है, उसने कोई ऐसा ये फैक्ट नहीं है, ये कंसेप्ट है, ठीक है। ये हटा, फोर्थ हटा, फोर्थ हटते ही हम अपने किस में कायम है, एलिमिनेशन वाले में कायम है, ये बी और डी हट गया, सॉरी मिनिमाइजेशन में कायम है, तो हम अच्छे से चल रहे हैं अभी। फिर आपने देखा फिफ्थ, वेवर ऑफ एग्रीकल्चर लोन, सी फिर से वेवर आ गया। यार मेरा कॉन्सेप्ट ये बोलता है वेवर नहीं होती है इन्वेस्टमेंट, वेवर जो है वो एक क्या होता है, वन डायरेक्शनल ट्रांजैक्शन है। तो 5 ही हटाओ, आंसर आपका आपके सामने दिखने लग जाएगा जब आप 5 को हटाओगे। आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। आपने कुछ नहीं पढ़ना 6 स्टेटमेंट में से, आप सिर्फ फिफ्थ स्टेटमेंट को हटा दो, आंसर आ जाएगा। हटा हटा हटा, सीधा आंसर, समझ रहे हो। फिर भी फिर भी आप सिक्स को थोड़ा सा पढ़ लो, बिकॉज क्या होता है, एक बार पढ़ लो, सेटिंग अप ऑफ कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ बाय द गवर्नमेंट, सी सेटिंग अप, इन्वेस्टमेंट करोगे ना कुछ मिलेगा इससे वापस, तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट होगी, तो ठीक है ये। तो मेरा आंसर 2 3 6 भी ठीक है क्योंकि मैंने फिर से पढ़े, ठीक है। कंप्यूटराइजेशन ये भी ठीक है, 3 भी ठीक है और ये भी ठीक है, और आंसर आ गया, समझ रहे हो। वैसे इसका क्रक्स क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपको 5 को हटाना है। आपको जस्ट यूपीएससी क्या चाहती है इसमें, भाई इस बंदे को कम से कम ये पता हो कि वेवर जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं होती, जस्ट इतना सा पता है ना। ज़िंदगी में कभी आपने देखा हो, चैनल देखे होंगे, जी न्यूज़ देखा हो, ये वो कुछ भी, हल्का फुल्का आइडिया हो, सीधा आंसर आ गया, 2 नंबर आपको मिल गए, टिक करो, कोई आप में इसमें वो नहीं है। अगला पढ़ो, 12वां क्वेश्चन,
अब ये आ गया इकोनॉमी का क्वेश्चन। इकोनॉमी में क्या होता है, आप मिनिमाइजेशन आप मैक्सिमाइजेशन को टिक कर सकते हो, चांसेस होते हैं इकोनॉमी के क्वेश्चंस में, ठीक है। बिकॉज इकोनॉमी के क्वेश्चन भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ज़्यादातर होते हैं, कोई नए नए कंसेप्ट आते हैं, ठीक है, नई नई चीज़ें आती हैं, करंट से ज़्यादा रिलेटेड होते हैं, इसलिए वो मैक्सिमाइजेशन की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। जो चीज़ें बार बार चीज़ें आ रही है ना, आप अर्थ रिवर्स की बार बार आती हैं, या जो भी चीज़ें आती हैं उनमें से ही मिनिमाइजेशन ज़्यादातर जाता है। तो लेकिन हम स्टार्ट कैसे करेंगे, मिनिमम से। क्यों? क्योंकि जब ये ऐसा देते हैं ना, ये वाला जो अपना पैटर्न है, इसके अंदर ज़्यादातर चांसेस इसके ही होते हैं ठीक होने के, टू ओनली के। कुछ सोच समझ के इन्होंने टू ओनली दिया है, इन्होंने एक ऑप्शन को वेस्ट किया है। जब आप ये वाला ऑप्शन देते हो ना ऐसा, ये वेस्ट कर रहे हैं दो ऑप्शन को, कुछ सोचा है इन्होंने तभी दिया है कि कुछ या तो मिथ बस्ट करना चाह रहे हैं, या कुछ आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको एग्जैक्टली पता हो चीज़ें, क्योंकि इन्होंने एक एक ऑप्शन डाल के दो ऑप्शन को वेस्ट किया है। तो इस चीज़ पे ध्यान देना है, ठीक है। 12th क्वेश्चन आपने ये देखा, आपने क्या करना है, मिनिमाइजेशन ये वाले को लाना है, तो इसको ठीक करने की हम कोशिश करेंगे, बट इसके अंदर हम मैक्सिमाइजेशन की तरफ भी जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है। फिर आप पढ़ते हो, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द टर्म इंटरेस्ट कवरेज रेशो ऑफ अ फर्म इन इंडिया, ठीक है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो फर्म की इंपॉर्टेंस क्या है भाई? देखो, कॉमन पर्सन है, नहीं पता यार, भूल गया, ये रिवाइज करना है जो भी चीज़ है, लेकिन अब क्या करोगे, आप छोड़ के चलोगे किसको? इतना कुछ आपने देख लिया पैटर्न, और आपने पता है कि भाई इसके चांसेस ज़्यादा हैं, और फिर मैं मैक्सिमाइजेशन की तरफ जरूँगा, तो मेरे को एलिमिनेशन करना है इसमें से। फिर आप इसको पढ़ते हो, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट रिस्क ऑफ अ फर्म दैट अ बैंक इज़ गोइंग टू गिव लोन टू। सी, आप जब ये स्टेटमेंट पढ़ रहे हो, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट रिस्क ऑफ अ फर्म दैट अ बैंक इज गोइंग टू गिव लोन टू। फिर आप देख रहे हो इंटरेस्ट कवरेज रेशो, यार ये इसके साथ जा रहा है, बिकॉज इंटरेस्ट कवरेज रेशो कुछ कवर कर रहा होगा कि इस बंदे को कितना इंटरेस्ट देना, इस फर्म को कितना इंटरेस्ट देना, ये कितना इंटरेस्ट जो है वो कर सकता है, नहीं कर सकता, थोड़ा बहुत इसके साथ जा रहा है ना। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट रिस्क ऑफ अ फर्म दैट अ बैंक इज गोइंग टू गिव लोन टू। तो ये इसके साथ जा रहा है। देखो कॉमन सेंस से क्या हो रहा है कि इंटरेस्ट कवरेज रेशो, कि अगर ये बैंक इस फर्म को कुछ लोन देने वाला है, तो इसके रेशो, ये उसका इंटरेस्ट कवर कर देगा, कुछ ऐसा रेशो अपने को ये प्रतीत हो रहा है, नहीं प्रतीत हो रहा है ना, ठीक है। तो इसके साथ जा रहा है, ये मैं एलिमिनेट नहीं कर पाया, ओके, ठीक है भाई, आगे बढ़ो। इट हेल्प्स इन इवेलुएटिंग द emerging रिस्क ऑफ अ फर्म दैट अ बैंक इज गोइंग टू गिव लोन टू, ठीक है। अब क्या होता है, आपको देखो इसमें प्रेजेंट रिस्क ऑफ अ फर्म, और फिर इसके बाद दे दिया इट हेल्प्स इन इवेलुएटिंग द emerging रिस्क। अगर आपको प्रेजेंट पता है तभी तो आप फ्यूचर का बता सकते हो। तो ये दोनों आपस में साथ साथ जा रहे हैं, या तो ये दोनों ही गलत हैं या दोनों ही सही हैं। ध्यान से देखो इस स्टेटमेंट को, वीडियो को पॉज करके देख लो, बात बिल्कुल सही है। अगर प्रेजेंट का पता है तभी फ्यूचर जा सकते हो, फ्यूचर प्रिडिक्ट प्रेजेंट से होता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड, द हायर अ बोरोइंग फर्म्स लेवल ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो द वर्स इट इज इट्स एबिलिटी टू सर्विस इट डेब्ट। अब देखो, ये इंटरेस्ट कवरेज रेशो है, ये क्या लग रहा है आपको? इंटरेस्ट कवरेज रेशो क्या लग रहा है, नेगेटिव टर्म है क्या? इंटरेस्ट कवरेज रेशो नेगेटिव टर्म लग रही है किसी एंगल से? और ये स्टेटमेंट क्या है, द हायर अ बोरोइंग फर्म्स लेवल ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशो द वर्स इट एबिलिटी टू सर्विस इट्स डेट। ये स्टेटमेंट नेगेटिव है, टर्म पॉजिटिव है, ये साथ साथ नहीं चल रहा, ये मेरे को एलिमिनेशन की तरफ ले जा रहा है। प्लस में आपने प्रीवियस ईयर में देखा होगा, जब यूपीएससी कुछ देती है वो ट्वीक करती है, इसने ट्वीक क्या किया है इस चीज़ में? ट्वीक ये किया है, इसके अंदर दो चीज़ें हैं, इंटरेस्ट कवरेज रेशो वर्स। ट्वीक कर सकती है यूपीएससी की, वर्स नहीं होता, गुड होता है, गुड को वर्स कर दिया बस। ये जानने के लिए भाई इस बंदे को हल्का फुल्का आइडिया है। और जब आपको ये पता है कि इंटरेस्ट कवरेज रेशो, जब ऊपर वाली जो चीज़ें ये पॉजिटिव चल रही हैं, तो नीचे वाली नेगेटिव आ गई। अब या तो सिर्फ ये ठीक है, या ये दो ठीक है, ठीक है। अब मैं दूसरे तरीके से मैं इसको आंसर बताने की कोशिश कर रहा हूँ, या तो ये ठीक है दोनों, ये ठीक है, दोनों साथ साथ नहीं चल रही, आप इसको ध्यान दो, बिल्कुल ध्यान दो, ठीक है। तो या तो आप आंसर ये है या ये है। फिर आपको ये देखना है कि थ्री ओनली कोई स्टेटमेंट में दे रखा है, नहीं दे रखा। जब थ्री ओनली दे ही नहीं रखा स्टेटमेंट, तो ए आंसर आ गया, आप इनको एलिमिनेट नहीं कर पाए थे, ए आंसर वैसे भी आ गया, ठीक है। और एक और चीज़ जो मैंने बोला था ना, ये टू ओनली दिया है, इसने ऑप्शन वेस्ट किया है,
सी जब ये पैटर्न बनता है ना, ये आंसर होने के चांसेस बहुत होते हैं। अगर ये आंसर नहीं होता तो ये पार्ट ऑफ आंसर बनता है, ये पार्ट ऑफ आंसर बनता है, इसके काफ़ी हाई चांसेस हो जाते हैं। तो अगर ये आंसर नहीं है, आपने प्रूव कर दिया, क्यों? क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है, तो ये पार्ट ऑफ आंसर है ही। वन स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि इसने एक मेहनत करी है यूपीएससी ने इस टू ऑप्शन को अलग से डालने में। ठीक है, ओके, तो आंसर इसका ये आ गया। काफ़ी इंटरेस्टिंग पेपर होते हैं यार यूपीएससी के, मज़ा आ जाता है करने में। चलो ठीक है, 13 करते हैं। 13 क्या करना है आपको? सिर्फ टॉपिक देखना है। टॉपिक क्या है यार? ये है प्राइस का। थोड़ा सा एमएसपी दिख रहा है मुझे हल्का सा देख के, और ये मेरे को थोड़ा सा इकोनॉमी और इकोनॉमी का ही लग रहा है, एग्रीकल्चर प्लस इकोनॉमी का। ठीक है, फिर आपको देखना है इसके अंदर मैक्सिमाइजेशन में जा सकते हैं हम, लेकिन हमको स्टार्ट करना है मिनिमम वाले ऑप्शन से, ताकि ये आपका रिस्क अवर्स जो रिस्क होगा उसको कम करेगा। ठीक है, मिनिमम ऑप्शन क्या है? 2 और 3। मिनिमम ऑप्शन क्या है? 2 और 3। बाकी क्या है? 3, 3 और 4। 3, 3, 4। आंसर 4 आ सकता है क्योंकि इकोनॉमी है। आ सकता है, आ सकता है, आ सकता है। ठीक है, उसके बाद आपको एलिमिनेशन स्टार्ट करनी है। एलिमिनेशन स्टार्ट करनी, 2 और 3 ठीक करना है, तो 1 को हमको गलत करना है। 1 को अपने को गलत करना है। ठीक है, फिर आप क्वेश्चन पढ़ते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर पॉलिसीज वर अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ राइस इन इंडिया इन द रिसेंट पास्ट? जो प्राइस है ना इंडिया का रिसेंट पास्ट में, उसके बारे में है कि वो कौन से फैक्टर करते हैं राइस के उसको इफेक्ट। ठीक है, आप देखते हो मिनिमम सपोर्ट प्राइस। यार ये बहुत बेसिक है यार। मिनिमम सपोर्ट प्राइस वैसे भी बहुत न्यूज़ में चलता रहता है, और आपको पता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है प्राइस को तो करता है मैनिपुलेट, प्राइस को मैनिपुलेट करता है। इसकी बेसिक फिलोसफी में यही है। तो 1 को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, जो मिनिमम वाला है वो तो हट गया, ये तो हट ही गया भाई, सबसे पहले हटा। ठीक है, हट गया भाई। उसके बाद आप क्या देखते हो कि अगला अगला करते हो, टू टू करते हो। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट क्या है? गवर्नमेंट्स ट्रेडिंग। ट्रेडिंग जो है गवर्नमेंट की, वो अफेक्ट करती है। अगला पढ़ते हो, गवर्नमेंट स्टॉक पाइलिंग, स्टॉक पाइलिंग करती है। फिर अगला पढ़ते हो, कंज्यूमर सब्सिडीज़। सी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो आपने टिक कर दिया, तो ये हट गया। कहाँ गया यार? हाँ, सी ऑप्शन हट गया। उसके बाद हम इन तीनों में से आंसर है, आपको ये देखना है कि कंज्यूमर सब्सिडीज़ जो हैं वो तो आंसर का पार्ट हो ही चुका है, तो इसको पढ़ो ही मत, इसको तो पढ़ो ही मत। फोर्थ को हटाओ, इसको हटाओ, आंसर बन ही चुका है अपना, आंसर बन चुका है ऑप्शन से। ठीक है, अब आपको इन तीनों में से देखना है, इन तीनों में से आप एलिमिनेट कर पा रहे हो? क्योंकि देखो, अगर आपको ए आंसर देना है तो आपको करना पड़ेगा 3 को एलिमिनेट, अगर आपको बी आंसर देना तो क्या करना पड़ेगा? 2 को एलिमिनेट। आप एक ध्यान दो, जो इसके अंदर क्या है कि पूछा है कि फैक्टर एंड पॉलिसीज़, पॉलिसीज़ वर अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ राइस। अगर गवर्नमेंट ट्रेड करती है, जो ट्रेड करती है, एक तो एमएसपी, गवर्नमेंट एमएसपी से लेती है फिर ट्रेड करती है, और ट्रेड कैसे करती है? डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं ट्रेड करने के, तो ये इसके साथ जा रहा है ना। जब भी कोई गवर्नमेंट ट्रेड करेगी तो प्राइस मैनिपुलेट होगा, होगा। स्टॉक पाइल करेगी, प्राइस मैनिपुलेट होगा, होगा। क्यों? क्योंकि वो स्टॉक पाइल कैसे करती है? एमएसपी से लेके करती है। तो ये तीनों साथ साथ जा रहे हैं, जा रहे हैं। 4 तो वैसे ही ठीक है, चारों तीनों ऑप्शन में, तो डी आ गया। डी जब आप लगा रहे हो, फिर से देखो इकोनॉमी का था, साथ में जा रहा है, डी आ सकते हैं इकोनॉमी के अंदर, क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर में देखा इकोनॉमी में डी आते हैं। ठीक है, अलाउिंग नहीं है सिचुएशन, तो आपने डी मार्क कर दिया। अब फोर्थ लास्ट क्वेश्चन आ गया। अब ये क्वेश्चन कौन सा है? ये है इंटरनेशनल रिलेशंस का क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा रिलेटेड टू इकोनॉमी भी है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है? ऑप्शन देखने। जब आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन एलिमिनेशन में मेरा मेरा जब ये वाला आता है ना पैटर्न, एक पैटर्न है, सेट पैटर्न है, बहुत प्यारा पैटर्न होता है। जब ऐसा पैटर्न होता है ना, ठीक है, तो इसमें से ही आंसर होता है 100, मतलब 100 तो नहीं बोलूँगा यार, इतना भी क्या, 90% या 95% ऑफ द टाइम मैंने ये देखा है। मतलब आप देखोगे ना, 5 क्वेश्चन पढ़ोगे तो 5 में से 3 और 4 क्वेश्चन आपके पास, या फिर 10 में से 8 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन जो है उन इन दोनों में से आंसर होता है। इसके 50-50 चांसेस होते हैं। ठीक है, एक तो ये पैटर्न हो गया। दूसरा फिलोसफी क्या है भाई? यूपीएससी ने क्या किया? 2 ओनली और 3 ओनली डाल के ऑप्शन अपने ऑप्शंस जो हैं वो बिल्कुल वो किए हैं, वेस्ट किए हैं। समझ रहे हो? तो ये चीज़ कुछ ना कुछ सोच के इन्होंने डाली है कि या तो ये बच्चा ये सोचेगा कि यार 1 भी है, 1 नहीं है, ऐसे, या फिर इसको ये पता, ये
ये नहीं पता होगा, या तो ये सोच रहा होगा कि ये दो नहीं है, या फिर ये सोचेगा कि ये क्या है, ये और ये नहीं है। समझ रहे हो? तो इन पे डिपेंड करेगा, तो इनमें से आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, आपको बस ये पता है, ठीक है। फिर उसके बाद आप एलिमिनेशन स्टार्ट करते हो। पढ़ो उस क्वेश्चन को। द वैल्यू ऑफ इंडो श्रीलंका ट्रेड हैज़ कंसिस्टेंटली इंक्रीज इन द लास्ट डेकेड। ठीक है भाई, आपने नहीं पढ़ा, आपने इकोनॉमिक सर्वे नहीं पढ़ा, आपको कुछ नहीं पता, जस्ट आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ा होंगे। पिछले 2-3 साल से कंसिस्टेंटली स्ट्रीट वो क्या नाम है, स्टेडली, और भी ऐसे ऐसे टर्म वो यूज़ कर रहे हैं, वो हमेशा गलत हुए हैं, ठीक है, वो हमेशा गलत हुए हैं। तो आप इसको क्या करोगे, एक्चुअली में क्या था कि ये मैंने अभी जिस हिसाब से देखा है अपने उसके हाँ, ये वाला जो ये स्टेटमेंट वैसे गलत होगा, ठीक है। ये मेरा जो रियल टाइम एग्ज़ाम में गलत था, सोच गया हूँ कुछ और, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में इसको आप देखोगे ना, हर एक आपके क्वेश्चन कुछ ना कुछ तो गलत हो जाते हैं, ऐसा कोई भगवान नहीं होते आप, किस ना 200 में 200 नहीं आ जाएंगे। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, जब आप कंसिस्टेंटली देखते हो तो आपको अलार्मिंग हो जाना चाहिए कि ये चीज़ पिछले 2-3 साल में आया हुआ है कि जब आप ये स्टडीली देखते हो, ये करते हो, तो ये आंसर ज़्यादातर गलत हुए हैं, बिकॉज कंसिस्टेंटली कभी भी नहीं होता, कोई भी ट्रेड ऊपर नीचे जा सकता है, ठीक है। ये मैंने कुछ और इस वे में सोच के कर लिया होगा कि क्या पता ट्रेड ऐसे जा रहा हो श्रीलंका के साथ, ठीक है, लेकिन नहीं था, ये बाद में मैंने चेक किया था, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, ठीक है, इस चीज़ को नहीं करना, लेकिन अब जब आप देख रहे हो ना इन दोनों में से आंसर है, यहाँ पे मेरी मेरी जो नॉलेज है ना, मेरी नॉलेज भारी पड़ गई इस चीज़ पे, मैंने शायद ये लगाया था इसका हैश करके लगाया था, बाद में गलत हो गया था, लेकिन फिर इसमें देखो पैटर्न के अकॉर्डिंग इन दोनों में से ये आंसर आना था, ठीक है। फिर आप पढ़ते हो सेकंड, टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल्स कंस्टिट्यूट एन इंपॉर्टेंट आइटम ट्रेड फ्रॉम बिटवीन द इंडियन बांग्लादेश। जब भी आप न्यूज़ पढ़ते हो ना, कभी भी पढ़ी हो या कुछ, तो आपको पता चल रहा होगा बांग्लादेश इंडिया को टेक्सटाइल पे पीछे छोड़ रहा है, तो छोड़ रहा है तो कहीं ना कहीं बेच रहा होगा, ये बेच रहा होगा, तो इंडिया पास में है, तो काफ़ी इसका चांसेस होने के, ठीक होने के चांसेस हैं, ठीक है। आप इसको एलिमिनेट नहीं कर पा रहे। फिर आप थर्ड देखोगे, जब थर्ड को देख रहे हो, इन द लास्ट 5 years नेपाल हैज़ बिन द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन इंडिया एंड साउथ एशिया। नेपाल लार्जेस्ट तो नहीं है, ये 100% है। आप जब इस चीज़ को देखोगे ना, नेपाल जो है वो लार्जेस्ट में नहीं आता, इसके बहुत सारे रीजंस हैं। लार्जेस्ट में लाने के लिए जो कंट्री की पॉपुलेशन बहुत मैटर कर जाती है। इंडिया में ऐसा नहीं है कि इंडिया जो है बहुत अमीर देश है, बट इंडिया की जो पॉपुलेशन है ना, वो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इंडिया के जो ट्रेड्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं बाकी देशों से, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि ज़्यादा चांसेस बांग्लादेश के ज़्यादा ठीक होने के नेपाल से, तो एक लार्जेस्ट तो नहीं है, ठीक है। तो आपने इसको हटाया, जब आप इसको हटा रहे हो तो सीधा जो आपने दो लगाए थे इनमें से ये तो हट ही गया, तो इसके चांसेस बहुत बढ़ गए। तो अब या तो ये आंसर का पार्ट बनेगा, तो आप इसको हटा पा रहे हो, वन को हटा पा रहे हो। मैं रियल टाइम में इसको हटा नहीं पाया था, बट मेरे को हटाना चाहिए था, बिकॉज पिछले 2-3 साल में जब भी कंसिस्टेंटली या फिर स्टडीली आता है ना, तो वो गलत ही होता है, तो इसको हटा के बी आंसर लगाना था, और ये बी आंसर है इसका, ठीक है। चलो मेरे ख्याल से अभी इस चीज़ को बंद करते हैं, ठीक है। और आगे आगे आने वाली वीडियो में मैं क्या करूँगा, एक मैंने पीडीएफ बना ली थी जिसमें मैं पैटर्न्स को डिस्कस करूँगा, थोड़ा सा इसको 2020 का जो डिस्कशन है उसको पॉज करके पैटर्न पे जाएंगे, जो मैं बार बार बता रहा हूँ ना, ऐसा पैटर्न, ठीक है, ये वाला स्टैंडर्ड पैटर्न नहीं है, ये स्टैंडर्ड पैटर्न है, ठीक है, ये वाला स्टैंडर्ड पैटर्न नहीं है, ठीक है। तो वो स्टैंडर्ड 4-5 पैटर्न हम शॉर्टलिस्ट कर लेंगे, उसमें देख लेंगे मैक्सिमम टाइम कौन सा आंसर होता है, जस्ट एक एक्स्ट्रा लेयर देने के लिए, उसमें से आंसर नहीं होना। मैंने देखो आंसर ये पहले सोल्व इसलिए कराए हैं क्योंकि ऐसा नहीं होता कि मैं डायरेक्ट वो आंसर लगा रहा हूँ, बट मेरा दिमाग ना क्वेश्चन मार्क, मेरा दिमाग ना एक वो होता है ना कि एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो लगा देता है कि यार इसमें सोच के करना है। और आपको पूरे पेपर में आपने देखा होगा एक चीज़ तो करी होगी, सॉल्व करने के लिए शर्लॉक बनो, पेपर को सॉल्व करने के लिए शर्लॉक बनो, आंसर तो इन्हीं में से है ना, इन 4 ऑप्शनों में से है, बस आपको वो टिक हो जाए, ऐसे ऐसे टिक हो जाए बस, ठीक है। चलो यार, ठीक है यार, आज का इतना ही करते हैं, फिर से मैं कोई वीडियो बनाऊंगा अभी आगे वाली जो मैंने बताया, और फिर इसको कंटिन्यू करते हैं प्री 2020 के पेपर को। और प्लीज़ कमेंट में बताना कुछ और चाहिए तो, मेरे पास थोड़े दिन का टाइम है, फिर मेरे को नेक्स्ट जॉब का मतलब ज्वाइनिंग करनी है, तो उससे पहले मैं शायद कुछ अपना इसके अंदर डाल दूँ। प्लस में जो मेरा एजेंडा है, शायद मैंने फर्स्ट उसमें नहीं बताया, मैं एक्चुअली में क्या चाहता था, जो मैंने एक्सपीरियंस किया ना यूपीएससी में अपने यूनिक वे में, वो जस्ट एक रिपोजिटरी के फॉर्म में मैं यूट्यूब, मेरे से क्वेश्चन पूछते थे कुछ लोग कि भाई ऐसे ऐसे
कैसे करना है क्या नहीं करना, और मैंने बताया भी है लोगों को अलग तरीके से। तो जैसे मैं बता रहा हूँ उसमें काफ़ी टाइम लगता है, तो इंडिविजुअली जब मैं बता रहा हूँ मेरा खुद का बहुत टाइम वेस्ट होता था। तो मैंने ये बाद में मेरे दिमाग में थी कि मैं कुछ ऐसी चीज़ में एक बार डाल दूँ ताकि मैं किसी को रेफ़र करूँ और वहाँ से देख ले, बार बार वो चीज़ें बताने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो मैंने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं ना, वो चाहता हूँ कि मैं धीरे धीरे करके यूट्यूब की वीडियो पे डाल दूँ। ठीक है, और आपको कुछ और जानना है तो वो भी मैं उसमें डाल सकता हूँ। और ये भी एक बात बताऊँगा कि क्या होता है कि अपने आप को थोड़ा फ्लेक्सिबल रखो, तो बहुत अच्छे से आप इस चीज़ जर्नी को सेल थ्रू कर पाओगे, चाहे वो मेंस हो, चाहे वो इंटरव्यू हो, चाहे आप प्री की बात करें। थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखो, क्योंकि यूपीएससी जो है ना वो चेंजेस कर रही है। फ्लेक्सिबिलिटी में क्या होता है कि कुछ जनरलिस्ट कंसेप्ट तो रखो, बस फ्लेक्सिबल रहो दिमाग में। लॉजिक का यूज़ इतना ज़्यादा कर दो ना कि आगे वाला भी बोले वाह यार क्या ही लॉजिक यूज़ किया है। ठीक है, और वो क्वेश्चन ही ठीक हो जाए, क्वेश्चन खुद चीख चीख के बोल दे यार, ले ठीक ही कर जा, मेरे को लगा दे, मेरे को ठीक आंसर है, इतना सोच लेना तूने, ठीक ही होगा। और ये सब चीज़ें कैसे ठीक हो रही हैं? कॉन्फिडेंस रखो पेपर के अंदर। ये सब 14 क्वेश्चन तक पहुंच चुका हूँ मैं। आपको किसी उससे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई चाहिए इसको पेपर को करने के लिए? ये सिर्फ 2020 नहीं है, अगर ये मेरा फर्स्ट प्री क्लियर होता तो मैं बोल सकता था यार तुक्का भी लग सकता है। 2019, 2017, 2016 ऐसे ही सोल्व होते हैं। और जब मैंने इस पेपर प्रिपरेशन की स्टार्ट भी नहीं की थी, मैंने 2015 का भी पेपर दिया था विदाउट एनी प्रिपरेशन। एलिमिनेशन से 98 97 मार्क्स बन गए थे। वो सिर्फ ऐसे ही है, ये जो आप बचपन से चीज़ें पढ़ रहे हो ना, चीज़ें आप जो परसीव करते हो ना ये अलग अलग हो सकती है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बस पॉइंट ये बताना चाह रहा हूँ कि थोड़े विजिलेंट रहो। जब आप विजिलेंट रहोगे, अपनी नॉलेज को एक डायरेक्शन दोगे ना, तो चीज़ ठीक होनी ही पड़ेगी। हर चीज़ का लॉजिक है, एटलीस्ट जो ह्यूमन बीइंग करते हैं ना वो लॉजिकल काम है। ठीक है, उस लॉजिक को ढूंढो। चलो ठीक है, गुड नाइट। और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, मे भी उनकी हेल्प हो जाए यार। ठीक है, ऑल द बेस्ट।